एक बार इसको लगाओ जरा। सही है, चलो अभी चलती रहने दो। कौन से वाली चला रहे नजर आ रहा है जी आपको? सही है ना? बस ठीक है, ठीक है, विजिबिलिटी है इसकी। वो पिछले वाले देख लेना तुम। अच्छा, अब आपका सवाल जी। मैं कहता जैसे नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, वो तो क्या कहते हैं उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम भी है, तो उसकी तो फिर नॉर्मली यानी वो भी रिटर्न फाइल करेगा ना? देखिए बात ये है, यहाँ ऊपर जो वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे एवरी पर्सन वर्ड आ रहा है ना, जी इसमें रेजिडेंट वाला आपको सिर्फ वो नीचे नजर आया जहाँ पे फॉरेन स्टेटमेंट हो ऐसे वो, अदरवाइज तो वो सारे कवर कर दिया ना। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो फिर आप चाहे रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर वो अपनी क्या कहते हैं नेट से वो नॉन रेजिडेंट है, बेशक वो बाहर अर्निंग कर रहा है, जी तो वो इसमें वो कैसे वो उसे दिखानी पड़ेगी या वो? देखिए, पहली बात तो यह है कि नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं होती, जी ऐसे वेदर टैक्स पेड ओवर देयर और नॉट। दूसरी बात यह है कि वो पैसा फिर पाकिस्तान में नहीं आना चाहिए। अगर वो ओबीएसली आ जाता है तो उसका एक तरीका होगा कि वो कैसे पाकिस्तान में पैसा वो आए। एज अ रेमिटेंस वो भेज देते हाँ हैं। वो आ सकता है, उसमें मसला नहीं है। बाय हैंड नहीं आप कर सकते, वैसे भी अब लिमिटेशन लग गई है। जी। अब आप सर्टन अमाउंट्स 5,000 कहीं 3,000 कहीं 10,000। अब कुछ होते हैं ऐसे मैं देखा है कि क्या कहते हैं उनकी बाहर यानी जॉब कर रहे हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने क्या कहते हैं टीडीआर वगैरह में इन्वेस्टमेंट की थी, तो दिक्कत देते हैं यहाँ से ऐसा प्रॉफिट है, ही। तो हम जब अगर रिटर्न फाइल करते हैं यहाँ के तो सिर्फ यहाँ की जो इनकम है वो शो कर रहे हैं या वहाँ की भी कर रहे एक्चुअली तो देखिए बात यह है कि अगर आपने उससे कुछ बनाया हुआ है, अगर आप नॉन रेजिडेंट है बाहर से भेज रहे हैं, तो बात अब यह है कि वो इनकम तो पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं है। हैं? अब सवाल यह है कि जब वो पैसा भेजेगा तो ज़ाहिर बात है उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी जी वो चाहिए ठीक है। कि वो वहाँ जो भी करता है उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। पहले तो पासपोर्ट की कॉपी होगी। आपने कहा ना कि बंदा नॉन रेजिडेंट है, तो फिर पासपोर्ट तो होगा आपके पास। दूसरी बात यह है कि फिर वहाँ जो वो जॉब करता है या बिजनेस करता है उसका हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, उस एम्प्लॉयर का या बिजनेस का। प्लस अगर वहाँ रिटर्न फाइल होती है वो चाहिए होगा। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे हमें चाहिए होगा जो वो सेंड कर रहा है उसकी जो एडवाइस होगी या डॉक्यूमेंट होगा कि उसने पैसा भेजा और सेंडर का नाम उस पर होगा, किस बैंक के थ्रू, किस मनी चेंजर के थ्रू वो पैसा यहाँ आया। जी समझ आती बात? जी जी। फिर वो किसके पास आया, जिसके पास आया उसके बाद फिर वो आगे इन्वेस्ट करे, गाड़ी खरीदे, जो मर्जी करे, जिसे मनी ट्रेल आप कहते हैं ना। जी जी वरना अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपको मैं बताता चलूँ कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ अवेलेबल है। वो आपसे सवाल करेंगे ये पैसे आपके पास क्यों आए भाई, आपने कोई इलीगल काम तो नहीं किया, आप इलीगल एक्टिविटी में तो या अनलॉफुल काम तो नहीं आप कर रहे। वो वहां से भी क्वेश्चन लोगों से कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो पैसा बाहर से क्यों आया भैया आपके पास, आपने ह्यूमन ट्रैफिक है, इलीगल ड्रग्स है, स्मगलिंग है, क्या किया आपने, या आपको इतने करोड़ों रुपए आ रहे हैं, ये कौन है बंदा जो आपको भेज रहा है और क्यों भेज रहा है वो आपको। पर्पस, सेंडर और एक्टिविटी, ये तीनों चीज़ों पे वो आपसे सवाल कर सकते हैं। और अगर आप जवाब नहीं देंगे तो वो अमाउंट ऑब्वियसली इलीगल निकली तो वो कॉन्फिस्केट कर देंगे और फिर बंदे को सजा अलग होगी, वो एक अलग चीज़ है। तो ये बड़ा बाहर का पैसा बड़े तरीके के साथ आप मैनेज करना है। ये नहीं है कि आप पकड़ ले और जनाब फलूदे वाले के अकाउंट में इतने पैसे आ गए, उसने कहा जी मेरा नहीं है ये अकाउंट, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो तब उसको जो हमें एज पर मीडिया इंफॉर्मेशन जो हमें पता चला कि फिर उसको छोड़ दिया गया, तो उसने कहा ये मेरा नहीं है। इसमें सर एक कुछ पहले लिमिट शायद $5,000 की पर एनम जो मंगवा सकते हैं। असल में पता क्या है, ये डिपेंड करता है एफबीआर और स्टेट बैंक की पॉलिसी के ऊपर। और
कस्टम्स के ऊपर कि आप कितनी अमाउंट की परमिशन देते हैं। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है वो कंट्री टू कंट्री बेस पे उन्होंने, बल्कि अब आप जो उस सेड अमाउंट को जो भी आप लेकर आएंगे या लेकर जाएंगे उसकी रिपोर्टिंग आपको कस्टम अथॉरिटीज को करनी पड़ेगी, जो कि अल्टीमेटली स्टेट बैंक के पास इंफॉर्मेशन जाएगी कि ये बंदा या बंदी इतना पैसा लेकर आए हैं और इतना पैसा लेके गए हैं, जबकि पहले ऐसे नहीं था। कि हार्ड हाँ, हार्ड की बात हो रही है, जो अलाउएबल है। अगर $5,000 है तो आप $5,000 ले जा सकते हैं, लेकिन उसकी भी रिपोर्टिंग जो होगी वो स्टेट बैंक को हो रही होगी। अब उनकी रिपोर्टिंग के बगैर लेकर आए या लेकर जाए, दोनों उसके जो लॉज हमने जो उसको स्टडी किया उसके मुताबिक अब रिपोर्टिंग होगी। पहले नहीं हो रही थी, इंटरनेशनल लॉ था 10,000, कोई 10,000 कभी $20,000 तक आप ले जा सकते हो, ला सकते थे बगैर इन्फॉर्म किए। अब ऐसे नहीं है, लेकिन इन्फॉर्म अगर आप नहीं करेंगे तो आपको एक मसला होगा ना, जो पैसा आप बाहर से लेकर आएंगे कल को साबित कैसे करेंगे ये बाहर से आया? वो तो पाकिस्तान सोर्स इनकम बना के आपको टैक्स लगा देंगे, क्योंकि आपने कहा बाहर से आया है, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे होगा ना कि पैसा कहाँ से आया। वो बैंक पीआरसी देता है, तो पीआरसी पहले भी दे रहे थे, अगर आप उसको बताएंगे कि ये क्या है तो वो आपको लिख के देंगे। ये एजुकेशन पर्पस के लिए आई है, ये एक्सपोर्ट है, ये सर्विसेज है, ये गुड्स है, ये लोन है, ये होम रेमिटेंस है, ये फॉरेन रेमिटेंस है, ये फॉरेन लोन है, ये क्या है भाई, ये गिफ्ट है, ये क्या चीज़ है, तो वो तो बताएगा, आपको बताना पड़ेगा ना जी। तो ये एक पहला बेसिक क्वेश्चन था कि रिटर्न कौन फाइल करेगा। आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप और भी कर सकते हैं। जी जी लास्ट आपका ये पॉइंट है, एवरी पर्सन हुज इनकम इज फॉर द सब्जेक्ट फाइनल टैक्सेशन। जी। अब एक पर्सन है वो और किसी कैटेगरी में फॉलो नहीं करता, बट उसके पास उसने कोई इंटरेस्ट अर्न किया या कोई बैंक प्रॉफिट आया, बैंक प्रॉफिट फाइनल टैक्स नॉमिनल से है, तो उसके लिए भी वो भी फॉलो कर देगा। पहली बात तो ये है कि जो आपका प्रॉफिट ऑन डेट है ना, वो फाइनली फिक्स टैक्स में चला गया। ठीक है, फिक्स भी नहीं बल्कि वो मिनिमम टैक्स है। ठीक है, अगर वो 15% वो है, अगर आपका 50 लाख से ज्यादा हुआ और रिड्यूस रेट में ना गया, कुछ फाइनल में भी है अभी, तो फिर आप नॉर्मल टैक्स में चले जाएंगे। यानी फर्ज करें हम दो केस बना लेते हैं, आपको मिला प्रॉफिट ऑन डेट जो इस वक्त जो स्टैंडर्ड रेट है, कुछ जगहों पे 10% डिडक्शन है फाइनल है, और ज्यादा जगहों पे 15% है जो स्टैंडर्ड रेट है। 12.5 भी है, 10 भी है, 25 भी है। इट डिपेंड्स कि आपको किसने दिया और कैसे दिया आपको। ठीक है, तो अगर आप रिड्यूस रेट या एग्जम्पशन में ना गए तो स्टैंडर्ड रेट उसका 15%, तो 15% वो आपको काट के देंगे या 10% काट के देंगे। अब अगर आप एग्जेम्प्ट में या अदर देन ए कंपनी, क्योंकि कंपनी का ऑलरेडी नॉर्मल के अंदर है, अगर कंपनी प्रॉफिट और डेंट रिसीव करेगी ना तो वो उसका नॉर्मल टैक्सेशन, यानी अगर उसका 15 कटा है तो उसको अगर 29% है तो 14% उसको बाकी देना पड़ेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि उसका बिजनेस लॉस हो तो वो उसको खा जाए, वो 15 भी आपका रिफंड आ जाए, ये भी हो सकता है। अब बाकी बच गए दूसरे लोग, तो वो कहते हैं जी 50 लाख रुपए तक तो 15% आपका अदर देन रिड्यूस रेट के या एग्जेम्प्ट के वो तो फिक्स है, वो तो चला गया। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट 50 लाख से ज्यादा हुआ तो फिर आप 15% से निकल के नॉर्मल टैक्सेशन में जाएंगे। लेकिन ये रेसिपिएंट के लिए, पेयर ने आपका वही काटना जो उन्होंने दिया हुआ, जो स्टैंडर्ड रेट या रिड्यूस रेट चल रहा है। अब आपका कट गया 15%, आपका आ गया फर्ज करें 24 के लिए आपके पास आ गया 80 लाख रुपए, तो 40 लाख से ऊपर जो है वो 35% है, तो 15 घटा होगा, माइनस करेंगे 20% आपको मजीद जो 40 लाख से ऊपर होगा उस पर आपको, यानी एक्चुअली आपका प्रॉफिट 50 से ऊपर होना चाहिए। अगर आप 50 के अंदर हैं तो फिर आप रिड्यूस या 15 के अंदर आप फिक्स हो जाएंगे। ये 2024 के लिए और 23 के लिए ऐसे ही चल रहा है। तो वो फिर रिटर्न फाइल करना, अच्छा उसकी दो वजह, एक दो और वजह भी है, रीजन। अगर आप चाहते हैं कि जी अब ये भी आपने ध्यान में रखना कि अगर आप नॉन एटीएल में हुए तो वो 15 नहीं वो 30 हो जाएगा, तो फिर वो उधर से आपको मसला हो जाएगा, वो पैसा बहुत ज्यादा कट जाएगा आपका, और 30 दे के भी आप नॉन कंप्लायंट ही रहेंगे।
आपने ज्यादा भी टैक्स दिया, और इन दी आईज ऑफ 114 सेक्शन के आप नॉन कंप्लायंट टैक्स पेयर, आपकी रिटर्न किधर है, आपको नोटिस फिर आ जाएगा, फिर क्या करेंगे आप? तो अब बेहतर यही है कि अब कंप्लायंस के अलावा और कोई ऑप्शन आ नहीं रही है। अब बचेगा वही जो कंप्लायंस ऑफ लॉ करेगा, जाएगा आगे वही कारोबार वही करेगा, वरना उसके ऊपर इम्प्लीकेशन इतनी ज्यादा है। नॉन फाइलिंग की रिटर्न की पेनल्टी अलग है, प्रोसिक्यूशन अलग है, फिर भी आपको रिटर्न देनी है जहां एप्लीकेबल है, या जवाब दे उसको जो भी है। तो अब बेहतर यही है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो काम करेगा, जो सही काम करेगा वो आगे आएगा, ठीक है ना। ये एक स्टैंडर्ड वो सारा कंक्लूजन जो हमने ड्रॉ किया कि यार अब वो वक्त नहीं है कि आप आगे आगे भागे, तो वो अल्टीमेटली आपके बिजनेस को ब्लॉक कर देंगे, आपको काम नहीं करने देंगे, फिर फायदा क्या होगा? फिर सारा कुछ आप बंद कर देंगे। आपका कोई और सवाल हो तो आप कर सकते हैं जी। सो हमने अभी सिर्फ यही बात की, अब उधर से भी देखिए अगर कोई सवाल आया हो तो, कुछ लोग ना इधर भी सवाल कर लेते हैं। वो मैंने इसलिए रखा होता अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो भी साथ शेयरिंग कर ले। अच्छा जी, अब क्या हमारे पास आगे? सो अभी पहला एक क्वेश्चन हमने सिर्फ तय किया, हमने कोई लंबी चौड़ी एक्सपेंशन नहीं दी, हमने सिर्फ ये कहा कि रिटर्न कौन फाइल करेगा, इसी पे बहस हो रही है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कर लीजिएगा। तो एक लिस्ट ये 114 के अंदर आ गई। हाँ, छूट भी है, अगर कोई लोग, उनमें 4 कैटेगरीज हैं, उनमें से उनके पास सिर्फ गाड़ी या प्रॉपर्टी है लेकिन इनकम कोई नहीं है। उन्होंने क्या कहा? गाड़ी और प्रॉपर्टी है लेकिन इनकम कोई नहीं है, और वो 4 में से किसी एक में या ज्यादा में फॉल कर दे, तो उनको रिटर्न फाइल करना लाजमी नहीं हो। लेकिन रहेंगे कि फिर वो नॉन एटीएल में, ये दिन में रखिएगा। हमारे पास तो पेंशनर जो हैं वो भी एटीएल के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी की सेल परचेज पे वो रेट आपको पता है, परचेज पे वो जो 3 नहीं वो 10.5 है, परचेज पे 3 नहीं है वो 10.5 है, वो डबल से भी ऊपर चला गया। तो इतना टैक्स कौन देगा फिर? ठीक है, तो वो लोग फिर अपने आप को टैक्सेस के बर्डन से बचाने के लिए, अब इनकम टैक्स, सेल टैक्स में भी आपको पता है वो 4% फर्दर सेल टैक्स है अगर आप अनरजिस्टर्ड है तो उधर भी उन्होंने यही रखा हुआ है। ठीक, 1% था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, अब 4 है। तो कैसे सर्वाइवल होगी उस बंदे के लिए जो अनरजिस्टर्ड होगा? वो इस नेट के अंदर वो काम कर नहीं सकेगा, क्योंकि देखिए उनकी भी मजबूरी है कि वो उसको तो पकड़ नहीं सकते जो भाग गया, तो जो अंदर है रजिस्टर्ड उसको तो पकड़ सकते हैं ना। इसलिए उन्हें उसी को कहा कि तुम जब सप्लाई करोगे, क्योंकि अनरजिस्टर्ड तो टैक्सेबल सप्लाई कर नहीं सकता, तो रजिस्टर्ड जब करेगा तो तुम 4% चार्ज करोगे उसको, तो जब ये करेगा ही नहीं तो कैसे चलेगा वो आगे? सर वो फिर भी लेकिन फंसा देते हैं कि कहते हैं हम 4% चार्ज करेंगे, वो कहीं और चला जाएगा, हमारा कस्टमर मारा जाता है। नहीं वो ठीक है, लेकिन फिर आप अपनी जेब से 4% दे सकते हैं, आप देख लें। अगर आपको बचत इतनी है वो अनरिपोर्टेड इनकम कि आप अपने जेब में से अगर 4% दे के अगर कवर कर सकते हैं तो ये आप देख लें। अगर आप समझते हैं मुझे 100 रुपया बच रहा है, इसमें से मैं 4 रुपये दे भी दूंगा तो मुझे कोई मसला नहीं है, और प्लस फिर इनकम टैक्स भी जो एप्लीकेबल है वो वजह से वो अनरिपोर्टेड इनकम ज्यादा हो जाती है कि वो कहते हैं कि हमने रिपोर्ट ही नहीं करनी है। नहीं, ये तो फिर हर बंदे की चॉइस होती है ना। हाँ, ये किसी एक बंदे के, आप किसी अल्लाह माफ करे, हमारे जो पाक नबी साहब सहाबी थे, पैगंबर थे, वो भी मैसेंजर थे। दे आर जस्ट गिविंग यू दी मैसेज कि भाई ये चीज ऐसे है, इसको ऐसे देखो। अब अमल करना ना करना तो हर बंदे का अपना फेल है। आप जबरदस्ती तो किसी को कन्विंस नहीं ना कर सकते, नहीं करना तो नहीं करना भाई, ना करो भाई, ये तो चॉइस उसकी है। आपका काम है सिर्फ मैसेज मशवरा देना, आगे चीज पहुंचाना। अब वो करे ना करे, एक बंदा कहता जी वो तो अंदर ही नहीं है, तो मैंने कहा भाई रिस्क का रिवार्ड तो उस बंदे का ना, कल को पकड़ा जाएगा तो स्टेट का डिफॉल्टर भी तो वही बनेगा ना, कल को पेनल्टी लगेगी, प्रोसिक्यूशन होगी, कुछ होगी, किसको होगी? उसी बंदे को होगी जिसने गलती की होगी, चाहे वो मैं हूं या आप हो या कोई और हो। कानून ने तो उस बंदे को पकड़ना है जिसका एंटीएन है, जो काम कर रहा है, या नहीं भी है तो काम कर रहा है लेकिन वो नहीं शो कर रहा,
तो रिस्क एंड रिवार्ड किसका हुआ? सर प्रॉब्लम लेकिन हम लोगों को होती है, उसको भी डील करना पड़ता है, ये बात है। नहीं, डील तो जाहिर बात है, अब चलेगा तो वही ना जो बंदा काम करेगा। अगर वो सही काम करना ही नहीं चाहता तो फिर आपने क्या डील करना है उसमें? फिर तो आप डीलर बन जाएंगे उसमें। आपने क्या करना है? अगर एक बंदे ने आपकी लीगल कंप्लायंस करनी ही नहीं है तो कब तक बचाएंगे आप उसको? और उसके साथ जब आप इस तरह का काम लेके जाते हैं तो गुडविल आपकी भी खराब हो रही ऐसे होती ही है। है। अगले बंदे को भी पता होता है ये कर क्या रहा है, ये तो हाइड कर रहा है चीजें, बैंक भी पूरे शो कर रहा, ठीक है। जो पेपर पे आता है गायब कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं, मिस डिक्लेरेशन कर देते हैं, कुछ भी बंदा कर सकता है। सारा कसूर सिर्फ टैक्स पेयर या सिर्फ कंसल्टेंट का नहीं है, या सिर्फ टैक्स डिपार्टमेंट का नहीं है। तीनों जगहों पे अच्छे और बुरे लोग अवेलेबल, चाहे वो टैक्स पेयर है, चाहे वो टैक्स कंसल्टेंट है, चाहे वो टैक्स डिपार्टमेंट है। हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, अच्छों में बुरे और बुरों में अच्छे लोग निकल आते हैं। तो ये हर उस बंदे का फेल है जिसने उस वक्त वो काम करना है, चाहे वो टैक्स पेयर है, चाहे वो टैक्स कंसल्टेंट है, चाहे वो टैक्स डिपार्टमेंट है, कि उसने उसको करना कैसे है, अच्छे तरीके से करना है या बुरे तरीके से। ये ऑप्शन हर वक्त अल्लाह ने बंदे को दी होती है मरने से पहले पहले। तो ये तो चॉइस उस बंदे की है भाई। तो फिर खराब होगा तो फिर जब उसकी गुडविल खराब होगी तो फिर आपकी भी होगी। आपको क्या लगता है कि जो बंदा आगे बैठा हुआ चीजें चेक कर रहा है, क्या उसको नहीं पता कि ये बंदा कर क्या रहा है? उनको समझ आ जाती है। बहरहाल हम इतनी लंबी बहस नहीं करना चाह रहे, हम तो सिर्फ लॉ की बात कर रहे हैं कि लॉ जो है किस बंदे को कहता है। अब रही बात वो 4 बंदे जो मैं आपको, एक बंदा कहता है जी मेरे पास तो इनकम ही कोई नहीं है, तो पेंशन आती है, तो मैं क्यों रिटर्न फाइल करूं? हो गया, मुझे गाड़ी एक है मेरे पास, तो मैंने तो कोई ऐसा काम करना ही नहीं, तो मुझे क्यों बीच में डाला हुआ है? तो उसके लिए आपको एक और चीज मैं दिखाता हूं कि एक्सेप्शंस किन लोगों को दी गई है। 115 के अंदर पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ, वो कौन थे? जिनको रिक्वायर्ड था। और ये वो हैं जिनको उन्होंने, ये मैंने आपको 4 केसेस दिए थे। ए विडो, orphanage below the age of 25 years, a disabled person, or in the case of ownership of property, a non-resident person। तो ये 4 कैटेगरीज को सिर्फ उसने कहा कि जो रीजंस क्लॉज 3, 4, 5 और 6 ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1, अभी 114(1) का आपको 1 पढ़ रहे थे, उसके कौन सा तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा जो बी के अंदर है, उनमें से किसी एक में अगर ये चारों में से कोई एक या ज्यादा फॉल करते हैं तो फिर उनको रिटर्न फाइल करना लाजमी नहीं होगा। वो मैं आपको दिखा देता हूं, 3 से लेके 4, 5, 6 अभी आपने देखा ये आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये फ्लैट और ये मोटर व्हीकल। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी और गाड़ियों की बात की थी। अगर उनके पास सिर्फ प्रॉपर्टी और गाड़ियां हैं लेकिन और कोई क्लॉज उनको नहीं लग रहा, सिर्फ ये वाले हैं, प्रॉपर्टी है और गाड़ी भी है, लेकिन और कोई क्लॉज उनको नहीं लग रहा, तो फिर उनको रिटर्न फाइल करना लाजमी नहीं होगा। वो एक केस में ये हुआ कि हमने रिटर्न फाइल की तो आगे से पेनल्टी का नोटिस आ गया, तो उन्होंने कहा जी आप तो लेट फाइल करोगे तो पेनल्टी लगेगी। मैंने कहा सर बात यह है कि हमारे ऊपर 114 सेक्शन नहीं लगता, ये हमने इसलिए आपको फाइल किया क्योंकि इसको ATL की लिस्ट में लाना था और हमारा कोई पर्पस नहीं है। हमें 115 सेक्शन के अंदर ये छूट दी गई है कि हम ना भी फाइल करें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने तो नॉन कंप्लायंस की कोई नहीं ना। जब आप नॉन कंप्लायंस करेंगे या वायलेशन ऑफ लॉ करेंगे तो तब आपको पेनल्टी लगेगी। तो इसने तो ये तो वॉलंटरली तौर पे नहीं भी रिक्वायर्ड है तो ये कर रहा है, ठीक है जी। अब ये नॉन प्रॉपर्टी की इनकम है सर, अगर रेंटल इनकम है तो फिर वो आ जाएगा कैटेगरी, फिर तो आ जाएगा ना। 2 सालों में चार्ज हुआ टैक्स तभी आ जाएगा। तो किसी एक में ये असल में इन लोगों को छूट इसलिए दी गई कि देखिए ना, अमूमन नॉन रेजिडेंट क्या करते हैं, यहाँ गाड़ियां और प्रॉपर्टियां खरीद लेते हैं, विडो के पास वो बच जाता है, जो ऑर्फनेज है उसके पास भी कोई प्रॉपर्टी विरासत में आ जाती है, ठीक है,
और क्या कहते हैं आपको, डिसेबल जो है, तो ये एक स्पेशल केसेस है। बेसिकली ये स्पेशल केसेस, वो नहीं चाहते कि हर बंदे को हर वक्त परेशान किया जाए। अगर वो इस सिचुएशन में आ जाता है तो लोगों को फैसिलिटेट करे, ना कि उन्हें परेशान करे। देखिए, आपने पैसा कमाया तो उन्होंने टैक्स मांगा, आप पैसा नहीं कमाते तो वो या आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है तो वो नहीं आपको चार्ज करेंगे, पर बर्डन ऑफ प्रूफ अब आप पे होगा ना कि वो एग्जेम्प्ट है। अब आप कहते हैं ये पेंशन है, बाद में पता लगे वो बिजनेस इनकम है, तो कहने से तो नहीं ना कुछ हो जाता। मजिशियन, अगर मैं टैक्सेशन ऑफिसर बन जाऊं तो आप मुझे एक रिटर्न देंगे तो मैं मजिशियन तो हूं नहीं कि मुझे पता लग जाए कि ये डिक्लेरेशन बिल्कुल ठीक है। अगर खाली डिक्लेयर कर देने से चीज ओके हो जाती है तो फिर तो वो बैठे वहां क्या कर रहे हैं, फिर तो कोई काम ही नहीं रह जाता उनका। तो डिक्लेयर कर देने से चीज फाइनल नहीं हो जाती, या ये डिक्लेरेशन ये नहीं साबित करती कि ये मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, या मिस स्टेटमेंट नहीं है, या अंडर स्टेटमेंट या ओवर स्टेटमेंट नहीं है। ये डिक्लेरेशन नहीं साबित करती। हाँ, ये साबित करती है कि आपने वॉलंटरली तौर पे ये पर्टिकुलर समय दी है। अब उसकी वो गलत है या सही है, ये किस सेक्शन तक गलत या सही है, वो डॉक्यूमेंटेशन बाद में साबित करेगी, वो उससे पता लगेगा। तो टोटल आपने कहा 2 करोड़ की रिसीट है, आपके अकाउंट में 100 मिलियन आया हुआ है। मैं मान सकता हूँ कि वो लोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो कवर हो सकता है, बट अकाउंट तो यही बता रहा है कि 100 मिलियन है। अब उसके अंदर क्या है ब्रेकअप तो आप मुझे देंगे, मुझे तो नहीं पता 100 मिलियन क्या है। इवन के बैंक स्टेटमेंट भी दे देंगे तब भी पता नहीं लगेगा, वहां ट्रांसफर लिखे होते हैं, क्या कुछ लिखा होता है, पता ही नहीं होता। तो फिर इन चीजों को चेक करने के लिए आपको प्रॉपर क्लैरिफिकेशन और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, फिर पता चलता है कि ये इवन के अब यहाँ ये भी हो गया कि जब आप कैश डिपॉजिट करवाएंगे, अगर आप करवाएंगे तो आपका बंदा गया होगा ना, तो एनआईसी की कॉपी बैंक ले रहा है आप, तो वो निकाल के पता कर लेंगे डिपॉजिट किसने कराया था। अब डिपॉजिट आपको फैसलाबाद में हो रहा है लाहौर वाले के लिए, तो वहां एम्प्लॉई आपका क्या करने चला गया था, स्टेटमेंट में नाम लिखा आ रहा है तो हमने वेरीफाई कराया, हमने करवाया, हमने कहा जी ये सारे पैसे हमारे अपने पैसे हैं जो हमने जमा कराए। उन्होंने कहा जी आप ऐसे करें, डिपॉजिट स्लिप्स की कॉपी लेकर आए। उन्होंने सारे हमारे एम्प्लॉय के साथ टैली किए, सिर्फ एक था जो हमारा वो दूसरा था, वो अदर देन एम्प्लॉय उधर बैठा हुआ था, वो गया था, वरना वो सारे डिपॉजिट जो थे हमारे एम्प्लॉय के थे, जो उन्होंने एम्प्लॉय की लिस्ट में वेरीफाई भी किया। कैश डिपॉजिट की बात हो, यहां तक बात पहुंच गई तो उनको पता लग जाता है कि ये थर्ड पार्टी की रिसीट है या अपना पैसा। अब यही अगर आजाद कश्मीर या मुल्तान में, कराची में, इस्लामाबाद में पैसे जमा हो रहे हैं तो आपका तो वहां ब्रांच ही कोई नहीं है, तो इतनी दूर बंदा करने क्या गया था आपका जो वहां से कैश डिपॉजिट करा रहा भाई। चलो एक आध ट्रांजेक्शन तो हो सकती थी, वो वहां गया हुआ था, वो पैसे बच गए, उसने वहां से, ये वही बंदा है, हमारा बंदा ही है, फिर एनआईसी बताएगा ना उसका, उससे तो पता लग जाएगा कि आपका एम्प्लॉई है, ये कौन है, भाई है, दोस्त है, कौन है ये बंदा। तो चेक एंड बैलेंसेस रखने पड़ते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सही है कि गलत है। इतना सीधा नहीं है, देखने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन टेक्निकली चीजें जो है अंदर कवर हुई होती है। बहरहाल पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गया। पहला, कौन फाइल करेगा और कौन नहीं फाइल करेगा, दोनों चीजें कवर हो गई। और ना करके क्या फायदा होगा और नुकसान क्या होगा, और फाइल करके क्या फायदा और नुकसान होगा। रेट्स डबल है, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, फिर आपकी प्रोविजनल असेसमेंट हो जाएगी, पेनल्टीज है, प्रोसिक्यूशन है, बहुत कुछ है इसके अंदर। बल्कि इवन एक केस में एक बंदा था, उसका केस इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन के पास चला गया ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। आप परेशान हो जाएंगे, वही इसके पास कैसे चला गया। आप उसे पेनल्टी लगाए, जो काज नोटिस दे, सारा करें उसका। उन्होंने कहा जी हमें डाउट है कि ये बंदा इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो आप इसको प्रूव करें, क्योंकि उसकी ह्यूज इन्वेस्टमेंट हुई थी। उन्होंने कहा जी हमें लगता है कि पैसा इसके पास, तभी ये आगे भाग रहा है कि इसके पास सोर्स कोई नहीं है, मनी ट्रेल कोई नहीं है, तभी ये हमारे पास आया। अगर 10-15 हज़ार वाला होता तो हमने क्या करना था इसको, खाली पेनल्टी लगा के छोड़ देंगे, इस तरह का नहीं है। छोटी चीज को हाथ डालने का क्या फायदा ना। आप एक दुकानदार छोटे को पकड़ेंगे, वो अरबों रुपए की सेल तो कर नहीं रहा। बहरहाल केस टू केस बेसिस पे सिचुएशन को देखना पड़ता है।
सो पहला क्वेश्चन क्या आया, जो कि दो पार्ट बन गए, कि किसको रिटर्न फाइल करना लाजमी है, मस्ट है, और कहाँ पे वो आपको थोड़ा रिलैक्स कर देंगे कि अगर आप बीच में नहीं आना चाहते या आपको कोई फायदा ही नहीं अंदर आके ना आप किसी क्लॉज में फॉल करते हैं या सब क्लॉज में फॉल करते हैं, ना आपको कोई फायदा है, तो फिर मुझे रिटर्न फाइल, हमने कुछ लोगों को कहा ना करेगी फाइल, उन्होंने कहा ठीक है, मैं कहा क्या फायदा है इसको करने का, आपको क्या फायदा, उसने कहा जी मुझे तो कोई फायदा नहीं। दूसरा आ गया, मैं कहा जी आपको क्या फायदा, उसने कहा जी प्रॉपर्टी खरीदनी है, अब 10.5% मेरे ऊपर पड़ रहा है तो मैं किधर जाऊँ, या वो कहता है मेरा प्रॉफिट ऑन डेट आ रहा है, डबल रेट हो रहा है, मैं क्यों इतना पे करूँगी। तो वो लोग मजबूर हो गए हैं सिर्फ डबल टैक्सेशन से बचने के लिए कि यार इसकी जो भी कंप्लायंस है ना आप कर दें, आपको तो सिर्फ फीस मिलनी है, उधर अगर उसको 2 लाख प्रॉफिट मिला तो वो 4 लाख हो जाएगा, जो टैक्स कटना है अगर 2 लाख हुआ तो वो 4 हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना, बड़ा फर्क पड़ जाता है इस चीज से। तो उतनी तो फीस नहीं है जितना उसको टैक्स पड़ जाएगा, फिर वो उधर नॉन कंप्लायंट का नॉन कंप्लायंट रहा, डबल दे के भी नॉन कंप्लायंट है आप, मसला तो ये है पैसे भी ज्यादा गए और आप नॉन कंप्लायंस की लिस्ट में, और नॉन एटीएल तो वैसे ही है आपका, वो तो है ही है आपका, डबल हुआ। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस वजह से लोगों को ना चाहते हुए भी अब इसके अंदर आना पड़ रहा है, लेकिन चूंकि जहां मस्ट है वहां तो उनका देखिए, जहां उन्होंने लगाया सही लगाया, अगर आपकी इनकम है और टैक्स आप दे रहे हैं तो आप रिटर्न क्यों नहीं फाइल कर रहे। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो आप मजीद, वरना मैं आगे चलूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ये होना चाहिए, मैंने फाइल कब करना है, रिटर्न को फाइल कब करना। मैंने उसका एक चार्ट बनाया हुआ है, वालेकुम सलाम जी, मियां महमूदुल हक साहब, अभी कोई क्वेश्चन हो तो मियां साहब कर लीजिएगा, अभी हम वही शेयर कर रहे हैं मुख्तलिफ क्वेश्चंस। अच्छा, अब नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन जो आना चाहिए, कब की बात करते हैं, उसके लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं। उसमें जरा आसान हो जाता है ना, अगर मैं आपको हर चीज पढ़ाने बैठ जाऊंगा तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सेक्शन 114 के नोटिस आ जाते हैं। हाँ जी, वही यही होते हैं ना, रिटर्न दे जी, और क्या होता है। इसका रिप्लाई यही है कि रिटर्न फाइल करें, अगर नहीं भी उसको भाई वो तो फिर अब आप कुछ ना कुछ तो, अगर नहीं एप्लीकेबल है तो जवाब दें, कुछ तो बताएं कि नहीं। अब उसको ख्वाब आ जाएगा कि आपने, समझ आ रही है ना बात। जी। मैं आपके लिए जरा एक बना हुआ पहले का, सिर्फ इसमें टेक्स्ट ये चेंज होगा। अगर आप देखते हैं कि इंडिविजुअल बीइंग सैलरीड और एफटीआर केसेस, ठीक है, देखिए इसमें से ना वो लोग, एक मिनट, एक चार्ट हमने बनाया होता है, सैलरी और नॉन सैलरी। अगर देखें, अगर आप का ये रेंट कंपनी का जनवरी टू जून के दरमियान, किसके दरमियान है, जनवरी टू जून के दरमियान, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो आपकी रिटर्न फाइलिंग की डेट है 31 दिसंबर नेक्स्ट फॉलोइंग आफ्टर द टैक्स। जैसे अभी ये
जून ईयर एंड चल रहे हैं, जी 30 जून 2023 चल रहा है, तो जिन कंपनी का ईयर एंड इसके अंदर होगा जनवरी टू जून के अंदर, उनकी लास्ट जो डेट है वो 31 दिसंबर 2023 है। उसके अलावा जितने लोग हैं वो सब 30 सितंबर के अंदर है। यानी अगर कंपनी का ईयर एंड जुलाई से लेके दिसंबर तक हुआ तो नेक्स्ट जो 30 सितंबर होगा वो होगा। अब इस वक्त ज्यादा लोग 30 सितंबर में फॉल करते हैं। वो कंपनी जिनका ईयर एंड जनवरी टू जून के दरमियान है वो 31 दिसंबर है, बाकी सारे के सारे 30 सितंबर में। अच्छा यानी कंपनीज का भी कंपनी बाकी सारे लोग इधर चले जाते हैं। इसका मतलब है कि जो मेजर पार्ट है, जो फाइलर है, वो ज्यादा जो रिटर्न्स फाइल करेंगे, जो टैक्स पेयर है बेसिकली, वो 30 सितंबर में फाइल करेंगे। यानी इसके अंदर उनके अलावा सारे इधर है। तो 2 डेट्स तो ये हो गई। इसके अलावा एक बंदा अगर रिटर्न फाइल नहीं करता, ये नीचे लिखा हुआ है, एक बंदा डिसकंटिन्यू कर देता है तो उसके लिए वो एक नोटिस देगा कि जी मैंने डिसकंटिन्यू किया। उसका वो जो स्पेशल, वो जो सेपरेट टैक्स ईयर बन जाएगा। मेरा बिजनेस आज क्लोज हो गया है, मैंने रिपोर्टिंग कर दी, तो मेरा ईयर एंड यही है, मेरा टैक्स ईयर यही बनता है। अब इसके मुताबिक मुझे एक मैनुअल या ऑनलाइन जो भी मेरे पास एप्लीकेबल मेरे ऊपर टैक्स लायबिलिटी है, क्योंकि रिटर्न का फॉर्मेट इतनी जल्दी आता नहीं है अगला, अभी तो अपलोड ही नहीं हुआ, फाइल कैसे करेंगे। तो आप कमिश्नर को एक लेटर लिखेंगे, जनाब मेरा बिजनेस हो गया डिसकंटिन्यू, तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो भी लायबिलिटी बनती है उसको एक यही लिखा हुआ है, पर्सन हु हैज डिसकंटिन्यूड द बिजनेस और थ्रू नोटिस इफ रिटर्न सो रिक्वायर्ड, डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस फॉर CIR। तो वो मैनुअल होगा या जो भी होगा, या पिछले को अमेंड करेंगे, जो भी करेंगे, तो मुझे फिर अपनी लायबिलिटी कैलकुलेट करके 2024 के मुताबिक वो डिस्चार्ज करने की जगह मेरा तो हिसाब किताब आपका बराबर हो गया। एक तो वो नोटिस दे, अगर वो रुक जाए तो फिर ये एंड पे कर लें कि जनाब मैंने तो नोटिस दे दिया था, रिटर्न थी नहीं, तो मैंने लायबिलिटी जो बनती थी वो मैं आपकी डिस्चार्ज कर दूंगा, ये कर दी है मैंने। और आखिरी फिर ये है कि अगर पर्सन रिक्वायर्ड बाय नोटिस टू फाइल, अब वो लोग जो फाइल नहीं करते, मसलन जैसे ही 31 अक्टूबर खत्म होगा, फर्ज करें डेट एक्सटेंड नहीं करती, तो लोगों को नोटिस आने शुरू हो जाएंगे कि भाई आपकी रिटर्न किधर है। या वो अगर 15 दिन का टाइम मांग लेते हैं, तो उसके बाद फिर जो भी टाइम एक्सपायर होगा, तो जो नॉन फाइलर होंगे या नॉन ATL में होंगे, उनको नोटिस आने शुरू होंगे, भाई आप रिटर्न क्यों नहीं फाइल कर रहे। तो 114(4) का नोटिस उनको आ जाता है कि भाई आप जो अपनी रिटर्न जो है ना उसको फाइल करें। तो ये आपकी डेट्स है बेसिकली। जो 118, अगर आपको वो भी देखना है तो वो भी देख लेते हैं, क्योंकि वो जरा लैंग्वेज उसकी उस तरह की होगी। ये 118, ये अब आप देखेंगे 3, 4, 5, 6 इसके, मैं वापस उधर भी आऊंगा। ए रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 114, ए वेल्थ स्टेटमेंट 116 और ए फॉरेन सोर्स इफ एप्लीकेबल शैल बी फर्निश्ड इन दी प्रिस्क्राइब्ड मैनर। वो तो जो उन्होंने फॉर्मेट दिया उसी में मैनर और तरीका वही होगा। ए रिटर्न ऑफ इनकम अंडर ए कंपनी शैल फर्निश्ड, क्या in case of a company with the tax year ending any time between 1st day of January and 30th day of June, on or before the 31st day of December next following the end of the tax year to which the return relates, या in any other case, बाकी सारे केसेस किसमें के, on or before 30th day of September next following the end of the tax year to which the return relates। ये तो खैर बाकी प्रूफ और ये सारी चीजें, ई पोर्टल है तो ई पोर्टल पे सारी बात है, ऑनलाइन ज़्यादा अब आपको पता रिटर्न जाती है, बाकी सारा उधर ही है। और वेल्थ स्टेट पर साथ जाएगी। अब जो बंदा डिसकंटिन्यू करेगा, ज़ाहिर बात है वो फिर अपना नोटिस देगा। तो ये सारा इस तरह आपका जो है वो चलता है। 118 आपको बताता है कि आपकी रिटर्न की जो डेट है, बाकी मैंने खुद ऐड कर लिए थे कि किसी को नोटिस आ जाता है या डिसकंटिन्यूड वाला है तो वहाँ से भी आपको आ जाता है कि भाई ये रिटर्न आप फाइल करें। तो 2 चीज, पहले के 2 पार्ट हो गए, कौन फाइल करेगा और कौन नहीं फाइल करेगा। दूसरा कब करेगा वो आपके पास आ जाए। अब आपने कोई सवाल करना हो तो आप कर सकते हैं इससे कनेक्टेड। ये जो सर हमने इसकी रिक्वायरमेंट
ईओपी और कंपनीज भी उसमें cover जी हो सब शामिल है। कंपनी पहला था, जी। अदर देन कंपनी दूसरा था, फिर वेलफेयर आ गए थे। ठीक है। पहले उन्होंने उनको ही रखा है जो जो आपके टैक्स पेयर होते हैं, कंपनी, अदर देन कंपनी, एनपीओ, ठीक है। उसके बाद अदर देन जो ऊपर थे उनके अलावा वाले, वो गाड़ी वाला, लॉस वाला, रिफंड वाला, ठीक है, आपने प्रॉपर्टी वाला, गाड़ियों वाला, बिजली के बिलों, इलेक्ट्रिसिटी और इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन वाला। बिजनेस इनकम में उन्होंने उन लोगों को भी दबाया हुआ है कि जिनकी इनकम 3 लाख से ज्यादा लेकिन 4 लाख से कम हो, तब भी उसको रिटर्न फाइल करना, जबकि 6 लाख तक 0% है। ऊपर वो आपको कुछ और कह के गया, ऊपर कहा कि टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा होगा तो तब है, लेकिन नीचे जाके उसने बिजनेस इनकम वाले को दबोच लिया कि अगर आपकी इनकम को, लोग क्या कहते हैं, इनकम कम करके कह देते थे ये तो टैक्सेबल ही नहीं है, तो मैं क्यों रिटर्न फाइल करूं। तो उसको कवर करने के लिए उन्होंने कहा कि अगर 3 लाख से, वैसे भी कंपनी में तो कुछ भी हो, लॉस हो प्रॉफिट हो, वो करना ही है। दूसरे में जो जगह बच जाती है कि अगर टैक्सेबल इनकम से ज्यादा होगा, फिर वो एफटीआर को भी देखना पड़ेगा कहीं एफटीआर से ना आ रहा हो। तो कोई भी एक क्लॉज जिसमें आप जाके फंस गए, तो आप इसको समझें ये एक जाल है, ब्रांचेस, सब ब्रांचेस हैं रिटर्न की, इसकी मुख्तलिफ कुंडियां हैं। जिस कुंडी में बंदा अड़ गया ना, उसमें उसने कहना आ जाओ भाई, ये बताओ ये तुम्हारे ऊपर ही अप्लाई होता है, तुमने रिटर्न क्यों नहीं दी, बताएं मुझे। तो वो फिर लॉ की कंप्लायंस करना लाजमी होता है। तो आप कंप्लायंस करेंगे तो आपके लिए आसानी पैदा हो। जी, ये अभी आपके 3 बेसिक क्वेश्चन थे। आपका कोई और सवाल हो तो आप कर सकते हैं। वो कैसे करें भी है सारे। हाँ, वो तो ज्यादा चीजें तो उधर ही उधर है, ही है। वो असल तो मेहनत उधर है, लेकिन कुछ लोगों पे रिटर्न नहीं एप्लीकेबल होती, तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है ना, उसका जवाब दे। और अगर एप्लीकेबल है तो फाइल करो भाई। वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता, ये चॉइस उसकी। एक बंदा करना चाहता है, कर देते हैं भाई, नहीं करना चाहते, ठीक है भाई, अपना काम करे जा, वक्त ना जाया करें। लेकिन बचेगा वही जो कंप्लायंस करेगा। कब तक वो भागेगा, कितनी देर तक वो बचेगा नॉन कंप्लायंट टैक्स में, आखिर एक ना एक दिन उसको अंदर आना ही पड़ जाएगा। हमारी परसेप्शन तो यही है, बाकी अब क्या होता है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। हमारा काम है लोगों को गाइडेंस अच्छी प्रोवाइड करना कि भाई इसको इस तरह देखो, अपनी चीज़ें कवर करो, आपकी एंट्रीज हैं, घर के खर्चे हैं, बाहर के खर्चे हैं, जो कुछ भी है, प्रॉपर्टीज हैं, चीज़ें हैं, उनको कवर करें आप अपनी चीज़ों को, ताकि कल को आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर बाद में मिनिस्ट्रियाँ लेते फिरते हैं लोग, फिर ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि एमआई सिस्टम में अब प्रॉपर्टीज, गाड़ियाँ, बैंक आपके अवेलेबल है। अब तो डिपॉजिट्स पे भी आ गया, कुछ जगहों पे वो डिपॉजिट्स भी उन्होंने, कुछ जगहों पे भी उन्होंने उसको किया है, कुछ जगहों पे नहीं आ रहे अभी, लेकिन मतलब आ तो गया ना उसके पास, वो टैब अब हाईलाइट हो गया, कुछ जगहों पे है, कुछ जगहों पे नहीं है। तो एंट्रीज आपकी क्रेडिट सब आ रही है उसके अंदर। तो कब तक आप इस तरह करेंगे जी मैंने करना, मैंने नहीं करना, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा नहीं भैया। तो हमारी कोशिश होती है, कोशिश पूरी करते हैं कि किसी नॉन कंप्लायंट टैक्स पेयर को हम ना डील करें तो बेहतर है। कहते भाई इसका तो फायदा कोई नहीं, वहां जाके बेइज्जती होगी, उनके यार एक तो आप लेके कुछ नहीं आए, ऊपर से टाइम पे टाइम आप मांगी जा रहे हैं, करना क्या, आप इंटरेस्टेड भी हैं कि नहीं। वो फिर बातें सुननी पड़ती है ना जब आप कंप्लायंस नहीं करेंगे। तो आपको बेहतर ये है कि आप कंप्लायंस करें ताकि बात को ख़त्म किया जा सके। नहीं करना तो उसको फिर खुद ही कर ले, फिर वो फायदा क्या आपका बीच, आपने करना क्या है उसका। तो ये सूरत हाल आपके सामने है। अब तीसरा जो क्वेश्चन है फर्दर, जो कि अब बेसिकली चौथा बन रहा है, पहले के 2 हो गए थे, करना कैसे, आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें यह भी सवाल है, क्या मैं अपनी रिटर्न को मैंने फाइल कर दी, क्या मैं रिवाइज कर सकता हूँ? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा। क्या मैं वेल्थ स्टेटमेंट को, रिटर्न को रिवाइज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ प्री कंडीशन है, लिमिटेशन लगी हुई है। 114 के अंदर अलग है और 116 के अंदर अलग है। अगर आप वेल्थ रिवाइज करना चाहते हैं तो आप लास्ट कंप्लीटेड 5 ईयर्स की वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन 122(9) का नोटिस आने से पहले, उनके पूछने से पहले
अगर उन्होंने पूछ लिया तो फिर तो वॉलंटरली नहीं रहेगा, फिर तो आप उनके कहने पे कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि रिटर्न अगर आपने रिवाइज करनी है तो अब आप डाउनवर्ड नहीं जा सकते, यानी जो इनकम आपने टैक्सेबल डिक्लेयर की है ना, उसकी इनकम को आप कम नहीं कर सकते, ज्यादा कर सकते हैं या बराबर भी रख सकते हैं, कम नहीं कर सकते। और अगर आपने लॉस डिक्लेयर किया है तो फिर लॉस कम हो सकता है या इंटैक्ट रह सकता है, बढ़ नहीं सकता। ये लिमिटेशन उन्होंने लगाई है। और कुछ जगहों पे अगर 60 दिन के अंदर करेंगे तो कमिश्नर की अप्रूवल नहीं चाहिए, 60 दिन के बाद करेंगे तो फिर कमिश्नर की कभी अप्रूवल वो मांग लेता है, कभी नहीं मांगता। लेकिन अगर मैंने इनकम पहले ही बढ़ा के देनी है तो फिर मैंने अप्रूवल किस चीज की लेनी है? मैंने तो अपनी चीज को ठीक किया ना। तो सिस्टम कभी चलता है और कभी नहीं चलता। बहरहाल जो भी है उसकी फॉर्मेलिटी 114(6) और 6(a) की। अब एक बंदा कहता है जी मुझसे गलती होगी, इनकम कम होगी, मैं बढ़ा के टैक्स भी देने को तैयार हूं, डिफॉल्ट चार्ज भी देने को तैयार हूं, वो 6(a) में कवर्ड है। और कुछ अगर अभी आप कहते हैं जी इनकम बढ़ गई लेकिन मैं डिफॉल्ट से चार्ज और पेनल्टी में नहीं जाना चाहता, जो मैं वॉलंटरली तौर पे करना चाहता हूँ, वो 6 के अंदर कवर्ड है। तो वो 114(6) अपनी जगह पे है और उसकी कुछ प्री कंडीशन है कि आपके अकाउंट्स अगर रिवाइज हैं तो रिवाइज अकाउंट्स या ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, अप्रूवल है, इनकम बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते, लॉस को इसी तरह। और अप्रूवल जहाँ चाहिए वो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये 4 की कंडीशन है जो आपको 114 सेक्शन के अंदर 14(6) के अंदर आपको मिलेगी। वो भी एक नज़र देख ले आप अगर, तो रिवाइज वाला भी एक किस्सा आपका इसमें कवर हो जाएगा। ये ऑनलाइन सबमिशन ही होती है इसकी? जी ऑनलाइन ही है Individuals अप्रूवल, लेकिन आपको जाके लेनी पड़ेगी, उसकी बात करनी पड़ेगी। वो कहेंगे तो पीछे से सिस्टम कई दफा और रिवाइज रिटर्न एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। ये है जी आपका 6। वो कहते हैं सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 6A। 6A में जब आप कहते हैं मैं पेनल्टी और सारा देने को तैयार हूँ, तो if any person who having furnished a return discover any omission or wrong statement may file revised return subject to the following condition. It is complete by revised accounts or revised audited accounts as the case may be. कमिश्नर इसको वेव ऑफ कर सकते हैं कि जहाँ रिवाइज अकाउंट्स जरूरी नहीं है, तो अगर उस पर इफेक्ट ही नहीं आ रहा, सिर्फ एक अमाउंट की गलती हुई है तो अकाउंट्स नहीं बदले तो उसमें जरूरत नहीं है। B. The reason for revision of return in writing duly signed by the taxpayer are valid filed with the return. आपने रिवाइज नहीं किया, वजह क्या हुई, लेटर एक साथ अटैच कर देंगे। उसके बाद कमिश्नर इन राइटिंग फॉर रिवीजन ऑफ रिटर्न आपको अप्रूवल चाहिए होगी जहां एप्लीकेबल है। एंड टैक्सेबल इनकम जो मैंने आपको बताया था इज नॉट लेस देन एंड लॉस डिक्लेयर्ड इज नॉट मोर देन और लॉस एज द केस में बी डिटरमिन्ड बाय ऑर्डर इशूड। अगर कोई असेसमेंट आपकी हुई है, ठीक है, तो उससे आप कम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इनकम को और लॉस को ज्यादा नहीं कर पाएंगे। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मैट नहीं होती है तो आपकी रिटर्न रिवाइज इनवैलिड हो जाएगी। बीए जो कंडीशन है, जो अप्रूवल आपको बताई गई, ये बीए वाली, अगर आप 60 दिन के अंदर फाइल करेंगे तो जरूरत नहीं है उसकी। लेकिन कमिश्नर अगर चाहे तो वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं कि भाई बताओ ये क्या, ये वैलिड भी है कि नहीं, किस वजह से हुई है। एक्सपायरेशन के बाद अगर आपको 60 दिन अगर आप करना चाहते हैं, where the commissioner has not made approval, आपने अप्लाई किया, अप्रूवल नहीं है, ठीक है, 60 दिन के अंदर, तो वो समझा जाएगा कि आपको अप्रूवल ग्रांट होगी। फिर वो कहता है बीए नहीं अप्लाई होगा या डीम्ड समझा जाएगा कि अलाउ हो गया इफ अप्रूवल वो कर दे आपको बिफोर द एक्सपायरेशन 60 डेज फ्रॉम द डेट आपने मांगा तो वो कर दे, खुद कर दे, या आपकी इनकम इज मोर देन या लॉस कम हो गया है जो आपने रिटर्न पहले फाइल की थी उसके, क्योंकि आपने नुकसान अपना खुद किया है। प्रोवाइडेड द कमिश्नर शैल ग्रांट अप्रूवल इन केस ऑफ ए बोनाफाइड ओमिशन और ऑफसेट, और वो अप्रूवल उन्हीं केसेस में देंगे जो जेन्युइन होगी। अब इनकम मैं अगर बढ़ा रहा हूं तो मेरे पास जस्टिफिकेशन भी तो होनी चाहिए ना, तो फेक एंट्रियां तो नहीं डाल रहा।
लॉस को आप जानबूझ के कम करी जा रहे हैं, क्यों कम करी जा रहे हैं? हुआ क्या भाई, कैसे कम हो गया? कौन सा खर्चा कम हुआ या इनकम आपकी कम होगी? कुछ ना कुछ तो हुआ, या इनकम ज्यादा होगी बल्कि, कोई लॉस तो कम करना है। अब 6 ये 6 था जिसमें 4-5 कंडीशन है आपने रिवाइज करने के लिए। 6 से डिफरेंट है, ऊपर आपको पढ़ाया था अदर देन 6। अगर आप वॉलंटरली तौर पे, उसने कहा इफ ए टैक्स पेयर फाइल द रिवाइज वॉलंटरली along with deposit of amount of tax, short period amount of sort to be vetted along with default surcharge whenever it comes to the notice before receipt of notice under 177 या 122(9) के नोटिस के आने से पहले, पेनल्टी से आपको बचत हो जाएगी। पेनल्टी का 25% आप जमा कराएंगे अगर आप टैक्स और डिफॉल्ट सरचार्ज जमा करा देते हैं, ऑडिट और बिफोर इश्यूएंस ऑफ नोटिस आप जमा कराते हैं। अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं आफ्टर शो काज नोटिस, तो आप 50% ऑफ द पेनल्टी, बेसिकली पेनल्टी से छूट दी गई है। अगर आप प्रिंसिपल प्लस डिफॉल्ट सरचार्ज जमा करा देते हैं तो एक केस में 25% है और एक केस में 50% पेनल्टी है। ये उससे कनेक्टेड है बेसिकली। पहले वाले में आपने कोई डिफॉल्ट सरचार्ज या पेनल्टी जमा नहीं कराई थी, वो टैक्स ही आप बस आप जमा करा। प्रिंसिपली तो वो टैक्स भी बनता है अगर लेट जमा हुआ है। अब देखना पड़ेगा कि पहले में टैक्स बना कि नहीं बना, या ऑलरेडी मेरा कटा हुआ तो फिर मुझे डिफॉल्ट सरचार्ज क्यों जमा कराना है, मेरा ऑलरेडी कटा हुआ पैसा आपके पास है। तो केस टू केस बेसिस पे देखना पड़ता है कि ये टैक्स बनेगा मजीद के नहीं बनेगा। तो ये बेसिकली रिवाइज करने का जो तरीका है इनकम टैक्स रिटर्न, और वेल्थ स्टेटमेंट का 116 के अंदर है, वो भी मैं आपको एक नजर, ताकि दोनों साइड आपकी कवर हो जाए। ये तो फाइलिंग है। इंडिविजुअल्स के केस में सर जो है रिवीजन जो है जी वही दोनों कवर्ड है इसके। दोनों covered। ये तीसरा है जी इसका। वेर ए पर्सन हु फर्निश द वेल्थ स्टेटमेंट डिस्कवर, उसी तरह ओमिशन और एरर उसको पता लग गया, विदाउट प्रेजुडिस एनी अदर लायबिलिटी इनकर्ड, फर्निश अ रिवाइज्ड वेल्थ स्टेटमेंट along with reconciliation, रीजन फॉर फाइलिंग उसी तरह ही है। अंडर इंटीमेशन टू द कमिश्नर उनको बताएगा एट एनी टाइम बिफोर द रिसीट ऑफ नोटिस 122(9) फॉर द टैक्स ईयर टू विच पहली बात। दूसरा, बोनाफाइड केसेस में वो आपकी एक्सेप्ट करेंगे कि रिवीजन बोनाफाइड है। और आखिरी उन्होंने कहा कि आप लास्ट 5 कंप्लीट टैक्स ईयर जो है वो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन उन्होंने डाल दी, एक शो का नोटिस से पहले, दूसरा बोनाफाइड केस, और तीसरा उन्होंने आपको जो दिया कि अगर आप लास्ट 5 ईयर जो कंप्लीटेड है उससे पीछे नहीं आप जा सकते, चाहे नोटिस इशू हुआ या नहीं। तो आपको रिवाइज करने की दोनों चीजें मिल गई कि अगर मैंने इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज करनी है तो क्या होगा, और अगर वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज करनी है तो मुझे कौन से सेक्शन में जाके कौन सी कंडीशन मेट करनी है, ताकि मैं अपनी, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर केस में वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज हो, जरूरी नहीं हर केस में इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज हो, और जरूरी नहीं कि दोनों ही ना हो, दोनों भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। और ऐसी भी मिस्टेक्स होती हैं जिसका इम्पैक्ट कोई ज्यादा पड़ता नहीं वैल्यू के ऊपर। जैसे आपने एक शेयर डिक्लेयर करना था वरासती प्रॉपर्टी में 0 वैल्यू पे, उसमें अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पर्टिकुलर्स बदल रहे, वो डिक्लेरेशन अंदर आना जरूरी है कि आपकी वरासती प्रॉपर्टी में हिस्सा है तो आप डिक्लेयर कर दें जितना है। सो इट वेरी फ्रॉम केस टू केस और सिचुएशन बेस पे कि मुझे कितना रिवाइज करना है, कैसे करना है और इसका इम्पैक्ट क्या जाएगा। ये हर केस को उसके क्रेडेंशियल के मुताबिक स्टडी किया जाएगा। अब आपका रिवाइज से कनेक्टेड कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं, ऑनलाइन देखो अगर कोई सवाल आया हो, उसका ये फायदा होता है शेयरिंग हो जाती है। हाँ, अभी तो फिलहाल कोई सवाल नहीं आया ऑनलाइन में, ठीक है। आप जी आगे चले। मेरे साथ सर लास्ट ये इसका हुआ कि मैंने लेट हो गया, मुझे किसी ने कहा कि आप खाली सबमिट करवा दें और उसको जाके आगे रिवाइज कर। नहीं 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 नहीं, यहाँ रुक जा, आप लोग चाय और पिए। इकबाल मुझे चाय बना देना। अच्छा, अब बात ये है कि इनकम तो चलो समझ आती है,
आप बढ़ा सकते हैं। देखिए 2-3 सिचुएशन में आपको बता देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी। पहली बात तो ये है, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन मुकम्मल नहीं है तो आप टाइम मांग लें। इनकम्प्लीट या गलत फाइल करने से बेहतर है आप टाइम मांग लें और सही चीज फर्निश करें। उसकी एक वजह है, फर्ज करें कंपनी आपने नील की रिटर्न फाइल कर दी, अगर कंपनी का लॉस आ गया फिर क्या करेंगे आप? डाउनवर्ड तो है नहीं, या जीरो है या प्लस है, माइनस में नहीं वो आपको जाने देगा, तो वो सारा लॉस वेस्ट हो जाएगा। आप कहते हैं जी 50 लाख का लॉस है, अज्यूम कर लेते हैं, नील की रिटर्न फाइल कर दी, अब आप डाउनवर्ड तो कर नहीं सकते, कैसे जाएंगे आप? वो लो ही नहीं कर रहा। प्लस करना है तो ठीक है, माइनस करना है तो आप हारे हो गए। दूसरा, अगर आपको इसी प्रोसेस में 122(9) का नोटिस इशू हो गया तो वेल्थ स्टेटमेंट तो वो रिवाइज नहीं करने देगा, वो कर भी लेंगे तो वो नहीं मानी जाएगी, उसका फायदा। ये इंडिविजुअल के केस में भी सर ऐसे वेल्थ स्टेटमेंट करते हैं इंडिविजुअल फाइल, एओपी और कंपनी नहीं फाइल करते, एप्लीकेबल नहीं है उसके ऊपर। रेजिडेंट इंडिविजुअल जो है वो वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो फाइल करता है, एवरी रेजिडेंट इंडिविजुअल। ठीक है, एक मिनट है। ये देखें क्या लिखा हुआ, ये पढ़िएगा। एवरी बीइंग एंड फाइलिंग ए रिटर्न ऑफ इनकम शैल फर्निश वेल्थ स्टेटमेंट। तो इसमें तो कंपनी और एओपी नहीं है ना, तो वो एक्सक्लूड हो गए। इसका मतलब है आपको कभी भी इन एओपी और कंपनी के ऊपर वेल्थ स्टेटमेंट का नोटिस नहीं आ सकता, क्योंकि लीगली वहां पावर नहीं है। अगर वो मांग भी ले गलती से तो आप लिख दें कि जनाब ये तो सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल पे अप्लाई, लेकिन मांग वो नॉन रेजिडेंट से भी सकते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल होगा, एओबी और कंपनी से नहीं। लेकिन जब एक पावर पीछे है ही नहीं तो किस सेक्शन में वो मुझसे मांगेंगे? इसलिए नोटिस के अंदर स्पेसिफिक सेक्शन लिखा जाता है, इस सेक्शन के मुताबिक, इस रूल के मुताबिक, इस क्लॉज के मुताबिक ये मुझे चीज आपसे चाहिए। वो अपनी मर्जी नहीं आप पे थोप रहा होता, वो लॉ इन्फोर्स कर रहा होता है, क्योंकि वो लॉ एफबीआर इज ए टैक्स कलेक्टिंग बॉडी, उन्होंने टैक्स कलेक्ट करने होते हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एफईडी और कस्टम्स, मेनली ये 2 विंग उनके पास। तो वो आपसे स्पेसिफिक उस लॉ के मुताबिक आपको नोटिस देते हैं कि भाई इस लॉ के मुताबिक, इसके इस सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, रूल के मुताबिक ये चीज आपने मुझे देनी थी, किधर है? या मुझे जवाब दे दे, अगर तो कर चुके हैं तो छोड़ दे, लेकिन उसकी कंप्लायंस आप मुझे कर दो। वंस द नोटिस इज बीइंग इशूड तो आपको कंप्लायंस करनी है कि जनाब ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, या ये मैं कर रहा हूं, या मुझ पे ये एप्लीकेबल नहीं है। कुछ ना कुछ तो आपको बताना पड़ेगा, वरना केस तो फिर टैक्स पेयर का ही खराब होगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। नॉन रेजिडेंट के लिए वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं है। जब आप नॉन रेजिडेंट क्लिक करेंगे ना एट्रीब्यूट्स के अंदर जाके, टैब बना हुआ, तो आप वेल्थ स्टेटमेंट के बगैर फाइल कर सकते हैं। लेकिन कल को कमिश्नर इन रेवेन्यू आपसे वो मांग सकते हैं, और मांगी है, हमने दी है, हमने नॉन रेजिडेंट की भी वेल्थ स्टेटमेंट बना के दी है, तो बना के रख लें, फाइल बेशक ना करें। हाँ, कुछ लोग कहते नहीं जी आप करें, आप फिर भी कर लें, ताकि कल को मेरी इकट्ठी इतनी प्रॉपर्टी होगी कौन जवाब देगा, आप साथ के साथ कवर करते जाए, तो बात उसकी भी ठीक है। अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरी चीजें हैं, तो कर लो यार। अच्छा, अब आप जैसे बताया था कि एक बंदा 1 साल रेजिडेंट हो सकता है, 1 साल नहीं भी हो सकता। जी ऐसे भी है। ठीक है, अब वो 1 साल क्या कहते हैं बीच में गैप आ जाता है जब वो वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं करता, तो कोई बात नहीं, आप बना के तो रखे ना। ठीक है, तो उसे प्रीवियस ईयर के साथ रिकंसाइल करने के लिए फिर वो जो तो यही तो प्रॉब्लम है ना, कि अगर आप अपनी चीजें स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे तो अगले साल एक नया चैप्टर खुल जाएगा, फिर आप कैसे टैली करेंगे?
तो बेहतर यही है, हम सब टैक्स पेयर को यही कहते हैं, लोगों को भी यही कहते हैं, जितने सेमिनार होते हैं यही कहते हैं बना के रख ले, क्योंकि कल को एक बंदा बाहर बैठा हो कहाँ से आपको चीज़ें पूरी करके देगा। अगर तो वो इन राइटिंग में सब कुछ लिखा हो तो बड़े आराम से चीज़ बाहर आ जाएगी, ले जनाब ये चीज़ें हैं, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, तो बात खत्म हो गई। लेकिन अगर आपके पास है ही कुछ नहीं, फिर उस बेचारे को तंग करेंगे, वो भेजो भाई चीज़ें, भेज नहीं दे, वो जी पहले तो आपने कभी नहीं मांगी, अब आप क्यों मांग रहे हैं। तो बेहतर यही है कि नॉन रेजिडेंट की भी जी वेल्थ स्टेटमेंट बना के आप अपने पास रख ले, नहीं बनाई तो बाद में बना ले, लेकिन जो भी करें, क्योंकि हो सकता है कोई कैपिटल गेन आ जाए, कोई अदर इनकम आ जाए, कोई कुछ भी आ जाए, कोई एसेट निकल गए हैं, कुछ आ गए हैं, फिर ये भी हो सकता है कुछ टैक्सेस कटे हुए हों, आपको बेनिफिट हो सकता है। अच्छा, अब कोई लेट से ये भी हो सकता है कि अगर उसने कोई फॉरेन एसेट खरीदा हो, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अब उसने उस साल में खरीद लिया जिस साल में उसने बैंक स्टेटमेंट फाइल नहीं की, और फिर अगले साल वो तो फिर सोर्स तो बताएगा ना वो पैसा कहाँ से आया, देखिए ना, आपको पता होना चाहिए कि जब अब आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट है ना, इट इज नो मोर पाकिस्तान रिटर्न और पाकिस्तान ओनली वेल्थ स्टेटमेंट, इट इज ग्लोबल इनकम टैक्स रिटर्न, फॉरेन सोर्स इनकम भी अंदर आ रही रेजिडेंट की, और बाहर के जितने एसेट्स हैं, जब भी आप वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करेंगे रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल की, फॉरेन एसेट्स नो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दी वेल्थ स्टेटमेंट, अब वो आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे अंदर, तो फिर आप उस वक्त कहाँ से इतने पैसे लेकर आएंगे। ये जी 5 करोड़ का, अब तो वैसे भी डॉलर का रेट या चीज़ों का रेट ऐसा है, जब आप कन्वर्ट करेंगे तो पैसा किधर का किधर पहुंच जाएगा, वो कहेगा जी इतना पैसा कहाँ से आया आपके पास, आपने तो डिक्लेयर ही नहीं किया कभी। अच्छा, अब हम अगर से डिक्लेयर करेंगे, लेट से हम फॉरेन बैंक अगर डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसको यानी क्या कहते हैं, उसकी स्टेटमेंट अलग है ना, फॉरेन एसेट्स और फॉरेन सोर्स इनकम की 116A में स्टेटमेंट अलग से भी है, अगर वो एप्लीकेबल है तो वो करें, नहीं तो बना के अपने पास रखें। और ओबीएसली आप क्या सवाल करने लगे थे? मैं कहता हूँ उसको क्या कहते हैं, उसकी वैल्यू कैसे, उससे वैल्यू कैसे करें, आप जिस दिन बैंक के अंदर डेबिट और क्रेडिट हुआ है ना, उस दिन का रेट ले लें। सही है। अच्छा, अब मसला ये आता है कि लेट से कि मिसाल के तौर पे जब मैंने लिया, क्या कहते हैं, मेरे पास $100 इनकम आई बाहर से, मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, मैंने $100 कमाए, उस दिन जो रेट था लेट से था क्या कहते हैं $250, तो मैंने उसे 250 पे डिक्लेयर कर दिया, मेरा पर्सनल एक्सपेंस हुआ, ठीक है, मैंने डॉलर में ही पेमेंट की, ठीक है, वो मेरे हो गई क्या कहते हैं $50 का एक्सपेंस हो गया, लेकिन उस दिन जो रेट था वो था 300। नहीं, होता ही है कि आप 3 चीजें ना, ओपनिंग बैलेंस, एड रिसीट, लेस पेमेंट, तो क्लोजिंग आ जाएगा, ऐसे ही होता है ना, डेट वाइज चलते हैं। जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन की है उस दिन का आपने रेट लगाना है, ठीक है, पहली बात तो ये। अगर तो आपने पैसा उसमें से निकाल लिया है तो जब निकला है वो उस दिन का रेट उसको लग जाएगा, क्योंकि गेन तो होना कोई नहीं, ये तो निकल गया पैसा। नहीं, तो डिफरेंस इसी नहीं आ जाएगा ना, पीकेआर। नहीं, आपने तो डॉलर ही दिए ना यार। नहीं, तो हमने तो रिटर्न के अंदर तो पीकेआर लिखने हैं ना। तो ठीक है, डाल दो, तो पहले भी पीकेआर ही लिखे, पहले कौन से डॉलर दिए तुमने। पाकिस्तान में जितनी वेल्थ स्टेटमेंट है, नहीं, आपको सिर्फ लड़ाई हो रही है कन्वर्जन के रेट के ऊपर, तो जिस दिन वो निकला है उस दिन का रेट। मैं कहने का मकसद देखें, $250 अभी कर लेते हैं ना, आजकल ओपनिंग था $100, जीरो कर लें। नहीं डालो, आप जीरो नहीं करना ना, वरना फिर ओपनिंग रह जाएगा। नहीं, मैं वो आप सारे कवर करो ना, आप जब चीज को किया जाता है ग्लोबली किया जाता है, ये नहीं होता इतना सा बता दे तो बाकी छोड़ दे, वो फिर आधी चीज नहीं करनी। आप जब करनी है तो पूरी चीज करो, वरना आपके माइंड के अंदर सवाल रह जाएगा। ओपनिंग $100 थे, मुझे $1000 और आ गया, उसमें से $400 निकल गए और 600 मेरा क्लोजिंग है। अब आपकी सारी चीजें कवर होगी, अब जितनी मर्जी इन आउट करते रहना, एक समझ आएगी तो आगे आसान हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पे $100 जो मेरा ओपनिंग है वो है 200 के रेट पे, बिल्कुल ठीक है, वो उधर ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया 20,000। हाँ जी, 20,000, $1,000 और आ गया, $1,000 आ गया 250 के ऊपर, 250 के ऊपर आ गया, ये हो गया 25,000। 25 और 20 45 हो गया, अज्यूम कर रहे हैं वो शामिल हो गए दोनों। अब दोनों के रेट अलग अलग हो गए, हाँ, हो गए, यहाँ तक ठीक हो गया। फर्ज करो अभी कोई 3 केसेस बना लेते हैं, पहले में मेरे कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस था, आपने ओपनिंग में भी 20 डाला और क्लोजिंग में भी आपका 20 आ जाएगा, यहाँ तक ठीक है, ये फार्म हो गया। अब आगे 1,000 और आ गया, वो आपने 250 पे या जितने पे भी डाला,
वो आपने मजीद ऐड कर दिया, फिर नहीं निकला अभी तक कुछ, तो 20 और 25 45 हो गया। दोनों को अलग अलग मेंशन करें। नहीं, दोनों को जमा करके करके बैलेंस में तो टोटल ही होना है ना। आपने रुपीस तो बैंक बैलेंस 100 और कितना लिया आपने, और 100 और ले लिया फर्ज करें तो 200, चलो 1100 डॉलर हो गया ना। जी। तो 1100 डॉलर का 100 का रेट लग गया, 1000 का रेट लग गया, ऐसे ही है। दोनों जमा हो गए, जी। वो आपकी बैलेंस के अंदर आ गया, अभी निकला कुछ नहीं। ठीक है। 3 केस हो गए, पहला सिर्फ ओपनिंग था, दूसरे में रिसीट आई और कोई निकला नहीं, तीसरे में हम निकाल भी लेते हैं। सही है। हमने 400 डॉलर निकाल लिए, अब वो 300 के मुताबिक निकाले। हाँ, जो भी होगा वो तो सही है। फिर जो आपने जिसको देना है वो तो उसी रेट पे जाएगा ना। आपने डॉलर को ही कन्वर्ट करना है, वो वैल्यू 300 के हिसाब से बिल्कुल ठीक, क्योंकि उस दिन जो मार्केट आपको देगी आपने वो प्राइस लेनी है, आपने उसको 300 पे निकाल दिया, ठीक है। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, 100 ओपनिंग में से गया जी। और 300 गया दूसरे में से, सही है। बाकी में से बच गए 700। 700 उसी तरह 250 के हिसाब से ठीक है। वो आपका बैलेंस के अंदर आ जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन डिफरेंस तो जनरेट हो जाएगा। नहीं, डिफरेंस सुनो ना, ऐसे है कि आपके डॉलर जो थे 1100 में से 400 निकल गया, जी। बाकी तो 700 बचा आपका, ऐसे ही है। ठीक है। रुपीस में आप कह सकते हैं कि जी ये ओपनिंग था और ये इतना आपने लिया, 2,01,250 कितना बना, 2.5 लाख, 2.5 लाख और 20,000 ओपनिंग था, वो हो गया आपका 2,70,000। 2,70,000 में से अब आपने जो निकालना है, जारी बात है, अब चूंकि आपको 300 मिल गया है, जी। ठीक है, आपने उसको कन्वर्ट करना है, जी। तो आपको गेन आ जाएगा इसके ऊपर जी। 50 रुपए का। अब पहले वाले में से आपने 200 लगाया था पहले को, जी। उस पे 300 मिला तो 100 रुपए का गेन, ऐसे ही है। और अगले जो आपके 300 डॉलर है वो 250 पे लिया था और 50 रुपए का गेन, उसको अपने रिस्पेक्टिव डॉलर से मल्टीप्लाई करना, तो गेन आपके पास जो है वो रिपोर्टेड आपका आ जाएगा। मेरा ख्याल है अब आपके सारे पूरे हो तो जाएंगे। वो गेन जो है वो फिर वो जस्टिफाइबल है, ये कहने का मतलब। अब यहां भी 2-3 सवाल है। ओपनिंग भी क्लियर हो गया, क्लोजिंग भी हो गया, क्रेडिट भी हो गया, डेबिट भी हो गया, अब रहेगा डिफरेंस जो मेरे पास आएगा, गेन या लॉस। जी। ये भी जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हो सकता है दोनों बराबर हो जाए, मतलब जो जी, जी। जिस पे आया था उसी पे आउट हो जाए, ऐसे ही है। हो सकता है उससे ज्यादा हो जाए, उससे कम हो जाए, ये 3 ही सिचुएशन है आपके पास। अगर आपको इस पे गेन या लॉस है, अगर आपका काम ही रेगुलर सेल पर सेल है, आप काम ही यही करते हैं, तो फिर ये आपकी बिजनेस इनकम है, ठीक हो गया। लेकिन आप कभी कभार अगर करते हैं तो ये आपकी कैपिटल रिसीट बनेगा, इस गेन पे आपको टैक्स चार्ज नहीं होगा, ठीक है। एक गाड़ी, एक फॉरेन करेंसी और एक आपकी लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। इनमें प्रैक्टिस ये है कि अगर आप कभी कभार करते हैं तो ऑब्वियसली वो जो डिफरेंस आता है उसको हम कैपिटल रिसीट लेते हैं। लॉ में ऐसे डायरेक्टली लिखा नहीं हुआ। अब गाड़ी अगर आप बेचते हैं, अगर आपने गाड़ी खरीदी आज से 5 साल पहले 20 लाख की, आज वो 25 की बिक जाती है, फिर हम उसकी टैक्सेबिलिटी, अभी तो अकाउंटिंग साइड आपकी पूरी हमने कर दी कि जो डिफरेंशियल है वो आपका गेन या लॉस आ जाएगा। अब टैक्सेबिलिटी एक सेकंड फेज है कि अब ये तो गेन या लॉस आ गया, अब आगे टैक्स करना है कि नहीं करना, वो अपनी जगह पे बिजनेस इनकम है या अदरवाइज है, उसके मुताबिक फिर उस पर आगे जाया जाएगा। आपका कोई और सवाल हो तो कर लो आप। सर इसमें जो अब क्वेश्चन अच्छा था इनका, हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है, ये काफी दफा हो चुका है जी। लाहौर टैक्स बार में और बाकी जगहों पे, ये पहली दफा नहीं हो रहा। तो वो क्या करते हैं, वो इन्हीं की तरह वो आधा सवाल करते हैं कि मुझे सिर्फ, मैं क्या उसका नहीं बताना, सिर्फ आप ओपनिंग से शुरू करें, रिसीट को भी अंदर डालें, पेमेंट को भी डालें, क्लोजिंग को, वरना वो आप आउट हो जाएंगे। अब मैंने कुछ डॉलर, 100 डॉलर बेचे मैंने ओपनिंग में से, बाकी के 300 डॉलर बेचे मैंने 1000 में से, बाकी बच गया मेरे पास 1100 में से जब 400 निकलेगा तो बाकी 700 मेरे पास बच जाएगा, वो बचा दूसरे में से, उसका रेट 250 ही रहेगा, वो उधर का उधर ही है। अब मैं सर इसको थोड़ा सा अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड है IAS 21 है उसका फॉरेन एक्सचेंज का, उसमें वो कहते हैं कि जो आपका क्लोजिंग आपका रेट है,
आपके साथ जो बैलेंसेस आ रहे होते नहीं हैं वो मैं रुक जाए यहाँ पे, यहाँ रुक जाए। कॉस्ट पे करते वेल्थ स्टेटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा वेल्थ स्टेटमेंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन एक्चुअल कॉस्ट बेसिस। वो जो रिवैल्यूएशन आप बता रहे हैं जी, ना, जी। वो बैलेंस शीट पर्पस के लिए, जी जी वो बिजनेस की जो गेन या लॉस होगा वो उधर है, Unrealized. इधर नहीं है। ठीक है ये अलग है, ठीक है वो अलग है, ठीक है वहाँ पर क्लोजिंग रेट से करा रहा कोई ताल्लुक नहीं है, था हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। कोई ताल्लुक नहीं है, वरना वो टैक्स लग जाएगा आपको। ठीक अगर ये 2-3 दफा और ये भी सवाल हुआ है, जी आपके पास जो $100 पड़े हुए थे, जी। आपने 200 के लिए थे, जी अभी ओपनिंग पे ही आता हूँ, ठीक मैंने कुछ और नहीं लिया दिया, ठीक ये रेंट पे रेट हो जाता 300 रुपया, ठीक। अब आप क्या करेंगे? आपने तो वो कमाया नहीं अभी, जी जी तो जो मैंने अभी रिसीव्ड ही नहीं किया जी उस पे मैं कैसे आपको गेन ऑफर कर दूं? ठीक अच्छा, रेट कम हो गया तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट तो कहता लॉस बुक करो, जी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वेल्थ स्टेटमेंट एक्चुअल कॉस्ट बेसिस पे बनाई जाती है, ठीक इट हैज नथिंग टू डू विद द फेयर मार्केट वैल्यू। अगर ऐसी बात है तो मुझे ये बताएं, जो आपने 4 साल पहले घर लिया था, ज्वेलरी गाड़ी ली थी, जी जी उसकी वैल्यू आज क्या है? क्या वो वही है? नहीं नहीं है, तो फिर चेंज क्यों नहीं की? ये सिर्फ करेंसी के लिए नहीं है, बाकियों के लिए भी ऐसा ही है। ठीक वरना आधा पता लगेगा फेयर मार्केट वैल्यू पे चला गया, आधा चला गया कॉस्ट के ऊपर, तो वो सारा कॉन्सेप्ट पीछे से खराब हो जाएगा। अच्छा और हो सकता है कि अनरियलाइज गेन पे आपको टैक्स लग जाए। बिल्कुल ऐसे केस में हुआ है, उसको काफी बहुत बड़ा टैक्स लगा जो ट्रिब्यूनल से उन्होंने विन किया। अच्छा डिपार्टमेंट इस्लामाबाद का केस नहीं, पेशावर का केस था, तो उन्होंने ये जो वेल्थ के अंदर ना जो गेन का डिफरेंशियल था ना, वो उन्होंने डाल दिया और था भी मिलियंस में। उन्होंने कहा जी आपने 121 मिलियन या जो भी अमाउंट थी आपने ये दी है तो टैक्स दे। उसने कहा भाई ये तो रियलाइज ही नहीं हुआ। उन्होंने एक्चुअली वेल्थ स्टेटमेंट के प्रिंसिपल जो था ना जी उसमें गड़बड़ कर दी। अच्छा ये गेन ऑफर होना ही नहीं चाहिए था, ये कैलकुलेट ही नहीं होना चाहिए था। फिर वो ट्रिब्यूनल में जाकर रिजॉल्व हुआ कि जी ये डिक्लेरेशन बेसिकली गलत हो गई है, इसने कॉस्ट पे आना था जो कि गलती से इस पे चला गया है, वो तो मैंने अभी कमाया ही नहीं, तो जो चीज अभी मैंने कमाई नहीं या डिस्पोजल नहीं हुई उस पे गेन कैसे आ सकता है? ठीक है ऐसे तो मुझसे क्वेश्चन हुआ ना कि जनाब ये जो निकला है क्या ये सही है कि गलत है? हर बंदा एक दूसरे को जानता है ना, वो टैक्स पेयर भी पूछ रहा होता है, टैक्स कंसल्टेंट भी वो दोस्त पूछ रहे होते हैं, टैक्स ऑफिसर्स भी बात कर रहे होते हैं, तो फिर जो लॉ है हमने तो वो करना है ना। फिर जी बिल्कुल हमने कहा नहीं जनाब ये नहीं कर सकते आप, ये अभी रियलाइज नहीं हुआ। तो आप अगर इसको पॉइंट ऑफ लॉ पर हाई कोर्ट ले जाएंगे भी तो ये आपको, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ फैक्ट है बेसिकली, ये आप लॉ बड़ा क्लियर है इसके ऊपर। एक मिनट, हेलो, ले जी सवाल, एक मिनट, कोई और सवाल तो नहीं है? क्योंकि इन्हीं सवालों से ही आपका विजन जो होगा ज्यादा ब्रॉड होगा। मैं देखना चाह रहा हूँ कोई क्वेश्चन तो नहीं आया, नहीं अभी तक तो फिलहाल नहीं है सर एक जी। पेंशनर है जी और वो पेंशनर फर्स्ट टाइम अपनी रिक्वायरमेंट्स इतनी हो गई हैं कि वो बाउंड हो रहे हैं कि वो भी फाइल करें, तो उनका जो बैक पे हमने रिकॉर्ड बनाया 2022 की तो मस्ट हैव फाइल करें टू डिक्लेयर हिमसेल्फ एज एन एक्टिव टैक्स पेयर। आप सवाल करें फिर मैं जवाब देता हूँ। जी तो पिछला जो है वो कितने साल का रिकॉर्ड होना चाहिए, ये कितने साल का रिकॉर्ड प्रिपेयर करना चाहिए? देखें देखें बात ये हो रही है, आपको वैसे अगर आप रेगुलरली चीजें फाइल कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट जनरली पाकिस्तान के अंदर 6 साल से पीछे नहीं जाता, पावर नहीं है। फॉरेन एसेट्स में अनलिमिटेड पावर है, तो 17 टाइम बार्ड हुआ है अगर रिटर्न फाइल की है। प्लस उसमें एक और मसला भी है, अगर आप पिछले 5 सालों में कोई एक रिटर्न भी मिस कर गए ना तो उससे पिछले 5 भी खुल जाएंगे, तो वो 10 हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि आप अगर देखें इंडिविजुअल है तो एग्जिस्ट करता होगा, अगर कंपनी या एओपी नहीं है जिस दिन वो इनकॉर्पोरेट हुए हैं उससे ऑनवर्ड उसकी रिटर्न जाएगी। जैसे आपने आज ही एक एओपी बनाई है ये कंपनी, तो पहले तो उसकी पैदाइश हुई नहीं ना, देखिए, तो उसकी तो रिटर्न आप नहीं मांग सकते।
वो ऑनवर्ड चलेगा। इंडिविजुअल अगर आप आज रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो पैदा तो वो पहले का हुआ ना, तो पिछले सालों का भी आपको जवाब देना पड़ेगा कि वो क्या करता था, कहाँ था, खाता क्या था, इनकम थी कि नहीं, बैंक में ट्रांजैक्शन थी कि नहीं, रहता किसके साथ था, हो सकता है वो स्टूडेंट हो, कुछ भी हो सकता है। बट क्या आपके पास वैलिड आंसर है कि वो बंदा पहले क्या करता था या क्या करती थी खातून, उसके मुताबिक चीज चलेगी। समझ आ रही बात आप? हाँ जी, कोई सवाल आपका? और तो आपको एक बार वो लाइट दूसरी भी जरा जला देना, जरा देखो उधर से, जरा प्रोमिनेंसी बेहतर हो जाएगी। चेक करो, एक और चला के चेक कर, नजर आता ना भाई आपको? ठीक है ना, जरा विजिबिलिटी बेहतर हो। हाँ ठीक है, वो तो उसको भाई देख लो आप। अच्छा, अभी हम ये जो फॉरेन करेंसी की बात कर रहे थे, अब क्योंकि सारे नोट्स तो सिमिलर होते हैं, इसको बेहतर है हम 5 और रहने दें या एफ को भी कर लें? यानी क्या कह रहे हैं आप? आपने कहा ना कि पहले जैसे मैं $100 बेच दूंगा, बाकी 1000 में से 300 बेच दूंगा। हाँ ठीक है, तो ये तो 5 हो गया ना। हाँ हम इसको एफ को भी कर सकते हैं। देखिए बात यह है कि बेस्ट अमूमन क्या होता है, कहने को तो कुछ, लेकिन सवाल ये है कि अगर तो आपने परचेज करते वक्त कोई एविडेंस आपके पास है और इसके नंबर्स लिखे हुए हैं आपके पास, देखें अगर मैं कहता हूं मैंने नीचे वाले में से बेचे हैं तो प्रूफ है आपके पास? वो तो है ही ना, क्योंकि सारे सिमिलर। यही वो क्वेश्चन है कि अमूमन क्या होता है, जो पहले चीज आती है वो पहले जाती है। ऐसे ही है। लेकिन अगर आप ये कल को प्रूफ कर दें तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। नहीं, एफ को में भी खैर बात तो ये है ना कि जब एफ को नहीं, लाइफ होगा ना वो फिर। नहीं, एफ को की बात कर रहा हूँ। एफ को एवरेज वेटेड कॉस्ट। अच्छा, वो वाला आप करना चाह रहे हैं। देखिए बात ये है कि वो तब होता है जब आपको ये ना पता हो कि किस में से कितना गया। ये होता भी जनरली यही है, क्योंकि नहीं जरूरी नहीं है। जब आपने 100 लिया, 1000 और ले लिए, मिक्स तो हो गए ना ऑब्वियसली, फिर आपने 400। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आप समझते हैं कि आप किसी भी मेथड को जस्टिफाई कर सकते हैं तो वो अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अमूमन प्रैक्टिस ये होती है कि जो चीज़ पहले आती है वो पहले जाती है, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है। मैं बाद वाले में से भी बेच, मैंने गाड़ी एक पहले ली एक बाद में ली है, मैं बाद वाली बेच दूंगा तो स्पेसिफिक है ना, ये तो बाद वाला पहले गया है। इसमें तो मैं 5 पहले मैंने मर्सिडीज ली, फिर मैंने मेहरान ले ली। अगर मैं मेहरान बेचता हूँ तो 5 के मुताबिक तो मर्सिडीज निकलनी चाहिए, वो कैसे लगेगा उसको? वो स्पेसिफिक है। जहां इंटरचेंजेबल आइटम्स होते हैं वहां मेथड लगते हैं, जहां इंटरचेंजेबल नहीं होते, जैसे मेरे पास 6 की 6 गाड़ियां डिफरेंट है, अब मैं यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं लगा सकता, स्पेसिफिक ही लगेगा। मेरे पास करोला भी है, होंडा भी है, मर्सिडीज भी है, वैगनार भी है, ठीक है, होंडाई भी है, किया भी है, मेरे पास प्राडो भी है। अब 7 की 7 गाड़ियां डिफरेंट है, तो अब मैं यहाँ कौन सा वेटेड एवरेज लगाता फिरूंगा? इसको वो कहता है स्पेसिफिक। हमेशा फार्मूला तब लगता है जब इंटरचेंजेबल आइटम्स हो। जैसे मेरे पास सारी मेहरान है, सबकी प्राइस सेम चल रही है, तो मैं जिसको मर्जी पहले निकाल दूं। इसके कलर में भी प्राइस का चक्कर होता है, तो मुझे उसको भी देखना है कि कई दफा ये ना हो कि नेगेटिव वैल्यू आ जाए, पता लगे उतना इन ही नहीं कर दिया जितना नेगेटिव। इसलिए नहीं हो सकता कि कॉस्ट से इन होना है, कॉस्ट से ही आउट होना है उसमें, तो नेगेटिव कभी नहीं आएगा। प्रॉफिट जो भी लॉस होगा वो डिफरेंशियल अमाउंट होगी। तो आपको अपने स्टॉक के स्ट्रक्चर के मुताबिक मेथडोलॉजी लगाई जाती है, FIFO, LIFO, वेटेड एवरेज या स्पेसिफिक। फिर वही आ गया, फिर आपको ग्लोबली कवर करना पड़ेगा। अब एक ही को पकड़ के बैठे रहेंगे, पता लगेगा कि आपने मेहरान की जगह मर्सिडीज बेच दी, वो कहेगा भाई ये क्या हो गया, ये मेहरान के 2 करोड़ किसने दे दिए आपको, ये कैसे लगा? वो जी मैं तो लाइफो मेथड लगा रहा हूँ। उसने कहा लाइफो गया तेल लेने, भाई तुमने बेची मर्सिडीज है और तुम कह रहे हो मैं लाइफो मेहरान बेच रहा हूँ। तो फिर वही बात आ गई, केस टू केस बेसिस पे आपको उसको कवर करना है कि इसमें ये चीज लग सकती है कि नहीं लग सकती। इससे आपका विजन जो है ना वो ब्रॉड हो जाता है, क्योंकि लोग लाइफो फाइफो वेटेड एवरेज तो बता देते हैं, लेकिन ये लगता कब है? जब इंटरचेंजेबल आइटम होते हैं तब है। एक ही तरह के मेरे पास कॉमन बॉल पॉइंट्स हैं, एक ही वक्त में पियानो आया, सारा पियानो का है, ईगल का है, ईगल आ गया जी। एक ही तरह की चीज हो तो फिर आप ये मेथोडोलॉजी लगाते हैं, अदरवाइज स्पेसिफिक इज ऑलवेज अवेलेबल। अगर डिफरेंट आइटम्स है, आप देखें ना
पिन को अलग रखा है, बॉल पॉइंट को अलग रखा है, मशीन के पार्ट्स को अलग रखा है, लेकिन वो सब सिमिलर थे, डिसिमिलर नहीं थे। डिसिमिलर में कैसे आप लगाएंगे फार्मूला? वो लग नहीं सकता। क्यों? उसकी 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 अमाउंट, उसकी क्वांटिटी, उसकी साख्त, हर चीज डिफरेंट है। ये थोड़ा सा एक टेक्निकल पॉइंट अंदर है कि ये लगते तब हैं जब इंटरचेंजेबल आइटम्स हो, एक की जगह दूसरा दे भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्पेसिफिक के केस में ये जनरली लोगों को जल्दी जल्दी समझ नहीं आता, क्योंकि वो टोटल पूरा कर रहे होते हैं। अच्छा जी, फॉर्मेलिटी ये कर दी, हो गया। भाई ये किया क्या तुमने? क्यों किया ये ऐसे? क्योंकि अब क्योंकि अगर हम ये स्टैंडर्ड में ना IS2 में लिखा भी हुआ है। 5 F2 है, LIFO नहीं क्या? नहीं, उसके अलावा जो क्या कहते हैं, लाइफो तो अब स्टैंडर्ड में से खत्म हो गया, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि वो क्यों खत्म हो गया। उसको नहीं होना चाहिए था। जो एक अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है, जो एक तरीका प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी हो सकता है, वो कहीं भी जा सकता है। अगर स्पेसिफिक हो सकता है, लाइफो हो सकता है, तो फाइफो या लाइफो या वेटेड एवरेज वो क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं लाइफो हो सकता? क्यों मैं लास्ट इन वाला नहीं बेच सकता? क्यों मैं पहले वाले को पहले बेचूं? असल में वो कहते हैं जो स्टॉक पहले आया उसकी कोशिश होती है वो पहले निकल जाए। एक्सपायरी की वजह से भी है, पेरिशेबल आइटम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात समझ आती है कि क्या हर आइटम पेरिशेबल होती है? अच्छा, अगर आपका वो पहले वाला आउट ऑफ एक्शन है, फिर आपका फाइफो क्या करेगा? वो बिक नहीं रहा, फिर फाइफो को लेके मैंने क्या करना? वहां ऐसी भी सिचुएशन होगी, एक आपने 4 कपड़े लिए, एक ही तरह का, एक का डिजाइन सिर्फ थोड़ा सा मुख्तलिफ है, बाकी वही है। वो पहले वाला आउट ऑफ फैशन हो गया, लोग नहीं ले रहे। कहता भाई ये तो 6 महीने पुराना हो गया। मकसद तो उसका सिर्फ क्या कहते हैं, इन्वेंटरी को रिकॉर्ड करना है ना, कि हम इस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, बट कीपिंग इन व्यू दी फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड प्रैक्टिकल रियलिटीज को देखते हुए करना है ना। खाली ये तो नहीं कि आपने मुझे मेथड दिया तो मैं अप्लाई कर दूं। फाइफो और लाइफो जो है वो तो सिमिलर एक्टिविटी उसमें है ना, चीजों में नहीं, वेटेड एवरेज में भी ऐसे ही होता है, देखो ना। अब वेटेड एवरेज एक की प्राइस 1 रुपया है, दूसरे की 3000 है, तो वेटेड एवरेज कहाँ से आएगा? वो एवरेज आ जाएगी, वो तो सारा खराब कर देंगे आप पकड़ के। वो तो कुछ का कुछ और ही निकल आएगा। सिमिलर, हाँ मैं बात ही करूं कि ये है सिमिलर, उन्हीं में यानी प्रोडक्ट सिमिलर है। बात ये है प्राइसेस सिर्फ केस टू केस बेसिस पे, हाँ। चाहे वो अकाउंटिंग है, चाहे वो वेल्थ स्टेटमेंट है, चाहे वो स्टैंडर्ड है, चाहे वो टैक्स है, आपको पहले उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को थ्रेश करना है कि भाई ये जो मैं करने जा रहा हूं एट द एंड ऑफ द डे क्या ये मुझे रिजल्ट देगा? अगर एंड पे काम ही खराब करना है तो फिर शुरू क्यों किया था? अच्छा, आपको बाद में पता लगे ओहो ये तो स्पेसिफिक था, मैं क्यों फाइफो लगाता रहा, मैंने क्यों लाइफो या वेटेड एवरेज लगाया, ये तो करना ही नहीं था। तो कंक्लूजन, अगर मंजिल भी तय होगी तो रास्ता कहां से आएगा? अगर मुझे पता ही नहीं मैंने जाना कहां पे है, तो मैं कैसे, टिकट किसकी लूं मैं? अब जाना मैंने कराची है, टिकट मैं इस्लामाबाद की कटा देता हूँ, वो हो नहीं सकता। तो आपको पहले कंक्लूजन ये ड्रॉ करना होता है कि इसको करने के बाद क्या लॉ मुझे बैकिंग देगा, क्या ये रियलिटी है, क्या रिजल्ट ठीक आएंगे। हम पहले ही सवाल ये करते हैं कि इसको करने के बाद क्या होगा। अगर इसका कोई फायदा ही नहीं है तो हम कर क्यों रहे हैं? ये कितने लोग ऐसे जिनको हमने कहा भाई आप ऐसे कर रहे हो क्यों? वो जी बस ऐसे ही में क्या होता है भाई, इसका तो फायदा ही कोई नहीं, ये तो उल्टा आपके गले पड़ जाएगा, अब कर क्यों रहे हैं ये? तो आप वो करें जो रिजल्ट्स ऑब्वियसली इन, सबसे पहला क्वेश्चन इन कॉन्सोनेंस विद द लॉ, फिर उस मुल्क का कानून पहले आपको इजाजत दे, फिर वो लीगल हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर आप उसकी कंप्लायंस भी कर पाए। अगर आप कर ही नहीं पा रहे हैं तो फिर उसको, उस काम को हाथ डालने का फायदा कोई नहीं है, उल्टा किसी का काम खराब करने से बेहतर है कि आप ना करें, ज्यादा बेहतर है। बहरहाल कौन फाइल करेगा, कौन नहीं करेगा, रिवाइज कैसे होगा, वो वाला और वो वाला, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया जी, कब करेगा? हाँ जी, कब करेगा, वो भी हमने क्वेश्चन कर लिया जी। कोई और सवाल आपके पास हो तो आप कर सकते हैं, वरना मैं आगे चलूँ। आज थोड़ा मैं सुबह लेट हो गया, लेकिन कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट, अब आप देख रहे हैं कि अब आपको पहले दिन ही अंदाजा हो जाएगा कि एक थका हुआ बंदा थके हुए ज़हन के साथ, अभी मैं 8:10 पे आया हूँ, 10 बजने वाले हैं, तो इस 2 घंटों में आपने इतनी चीजें ले ली कि अगर आप 7 बजे रात के पहुंचे होते ना यहाँ पे
तो आपको एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो जाना था। दिस इज वाई कि मैं हमेशा प्रेफरेंस देता हूँ कि सुबह वाला जो टाइम है बेस्ट टाइम है, ये बेस्ट टाइम होता है यहाँ पे, खाली दिन है ना, फ्रेश माइंड है। तो एक तो ये हो गया। अब अगला जो आखिरी सवाल है कि अब करना कैसे, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रिंसिपल्स इसके बताता हूँ, फिर आगे चलते हैं। इसको सर आज ही करना है? नहीं बस मैं 5 मिनट और रोज कर रहा हूँ मैं। ठीक। 10 बजे मीन 10 बजे ही होगा, फिक्र ना करेगा, मुझे पता है आपने जाना है, हमने भी काम करना है, लेकिन एक चीज को कहीं क्लोज ओवरव्यू दूंगा ना मैं आपको, हम लंबी डिस्कशन में नहीं जाएंगे, जो 5 मिनट में हो सकता है वही करेंगे, लेकिन उसके हर मिनट हर सेकंड को हमने यूटिलाइज तो करना है ना। बंदा आए तो कुछ लेके तो जाए ना, पता तो होगी यार मुझे क्या फायदा हुआ यहाँ आने का, आपको क्या फायदा हुआ। खाली पैसा ही सब कुछ नहीं होता, काम एट द एंड ऑफ द डे कि आपको लेके क्या गए आप, नई चीज क्या मिली आपको, क्या मेरा पैसा जाया हो गया, क्या मुझे कोई हासिल वसूल हुआ, ये कहते पैसा वसूल हो गया जो। अब सवाल ये है कि रिटर्न के बेसिकली आप अगर इसके टैब बना देंगे ना बहुत आसानी हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूं, उन्होंने भी टैब ही बनाए हुए, तो आप हिस्से बना दें उसके। एक वेल्थ स्टेटमेंट हो गई, एक पर्सनल एक्सपेंसेस हो गए, एक वेल्थ रिकंसिलिएशन हो गई, एक 5 हेड्स ऑफ इनकम हो गए, एक कंपटीशन होगी जिसके अंदर आपकी टैक्स की सारी फिक्स्ड फाइनल मिनिमम, फिर एक बिजनेस के अंदर उन्होंने ग्रुपिंग बनाई हुई है जिसके टैब सबसे ज्यादा है, डेप्रिसिएशन है, एट्रीब्यूट्स है, अमोर्टाइजेशन भी है, उसके अंदर अमोर्टाइजेशन भी है और प्लस आपके पास उसकी मिनिमम टैक्स भी है उसके अंदर, ठीक है। टैक्स डिडक्शन अपनी है और इसी तरह अमोर्टाइजेशन भी है। फिर उसके अंदर बिजनेस इनकम कैलकुलेट कैसे होनी है वो भी आपका साथ आएगा। सो कुछ टैब बने हुए हैं, सिर्फ वो टैब मैंने आपको दिखाने हैं। फिर उसके बाद एक एक करके हर टैब को हम 1 बाय 1 करके उसको शेयर करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको आने वाले वक्त में ना ये देखें, इनकम फ्रॉम सैलरी, ये टैब बने हुए, प्रॉपर्टी, बिजनेस, ये 5 हेड्स हो रहे हो, साथ ही फॉरेन सोर्स इनकम, एग्री इनकम, ठीक है, इसके साथ ही फॉरेन सोर्स इकट्ठे हैं। टैक्स चार्जेबल, इसको क्लिक करेंगे ये नीचे खुल जाएंगे, इसके अंदर डिडक्टेबल अलाउंस, टैक्स चार्जेबल कैसे आएगा, रिडक्शंस, टैक्स क्रेडिट, एडजस्टेबल, कैपिटल एसेट्स, वो 7E वाला, फाइनल फिक्स मिनिमम एवरेज और रिड्यूस रेट, फिर कंपटीशन, ठीक है। सारी चीजें कंपटीशन के अंदर अल्टीमेटली आपकी जो भी टैब बनेंगे ना वो कंपटीशन के अंदर चले जाएंगे। ये देखें सैलरी, बिजनेस, ये सारा कुछ इसके अंदर आ गया है, ये आपका टैक्स कैलकुलेट कर देगा। फिर आगे आगे आपका वेल्थ स्टेटमेंट क्लिक करेंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एसेट्स और रिकंसिलिएशन, ये टैब है। इसको 1 बाय 1 करके आपको सारे जो टैब है इसको थोड़ा सा शेयर करना पड़ेगा। अभी मैं आज सिर्फ एक टैब शेयर करूंगा, इससे ज्यादा नहीं, और वो है पर्सनल एक्सपेंसेस। ये रफली एक फीड हुआ है इसके अंदर आपके, सॉरी पर्सनल एसेट्स आ गया, पर्सनल एक्सपेंसेस। आप अगर किराए पे रहते हैं तो रेंट आएगा, वरना नहीं आएगा। अगर आपने कोई रेट टैक्सेस एंड चार्ज प्रॉपर्टी पे पे किया वो आएगा। व्हीकल रनिंग आपकी हुई है, पहले पर्सनल है, पर्सनल ट्रैवलिंग, ठीक है, यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन, घर के, एसेट की इंश्योरेंस, सिक्योरिटी, मेडिकल, एजुकेशनल, क्लब मेंबरशिप या फी आप दोगे। अगर सिक्योरिटी जमा कराई है तो एसेट में, रेगुलर एनुअल फी है तो वो आपका रेगुलर एक्सपेंस है। फंक्शन एंड गैदरिंग किया है जो कभी 1 टाइम होता है, 2 टाइम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, आपका खर्चा, यानी ये खर्चों की डिटेल है बेसिकली। आपने कोई डोनेशन, ज़कात, एन्युटी, प्रॉफिट ऑन डेट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड की है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन ये सर जो नहीं अभी सवाल नहीं। अदर पर्सनल एक्सपेंसेस, इसके अलावा ये यहाँ तक जो थे ना सारे ये स्पेसिफाइड थे।
ये जो हेड है ये अदर देन स्पेसिफाइड है। इनके अलावा जितने बचेंगे वो अदर पर्सनल या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। अब आपने फूड का बिल नहीं देखा इसके अंदर, ठीक है ना, और भी काफी चीजें होंगी जो ऊपर कवर्ड नहीं हुई तो वो यहाँ आ जाएंगी। काफी हद तक उन्होंने, अगर आप देखें तो यूटिलिटी, ठीक है, इसमें रेंट, यूटिलिटी, ट्रैवलिंग, ठीक है, एजुकेशन, जो जो खास हो सकते हैं वो देने के बाद, देखें दुनिया इतनी बड़ी है, आप सारी चीजें कवर नहीं कर सकते एक ही वक्त में। कैसे? अगर आप देखें तो हेड्स ऑफ इनकम 5 है लेकिन स्पेसिफाइड 4 है। पहले प्रॉपर्टी, पहले सैलरी, बिजनेस, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, और इनमें जो फॉल ना किया वो 5वें में है। स्पेसिफाइड में जो ना फॉल किया वो 5, वो अगले अदर्स में आ जाएगा। अब आप कहेंगे मुझे एक एक हेड और एक एक चीज लिख के दे, तो यहां तो पता लगेगा पूरे पेपर भर गए। फिर आप कहेंगे जी नमक अलग लिखो, मिर्चें अलग लिखो, मीठा अलग लिखो, खट्टा अलग लिखो, दवाई अलग लिखो। हर चीज भाई नहीं स्पेसिफाई की जा सकती। हर बंदे की, ये अल्लाह ही है जिसके पास इतनी ताकत है। बंदे की लिमिटेड पावर होती है, वक्ती तौर पे होती है। तो ग्लोबली जब आप देखेंगे तो टेक्निकली छोड़ा उन्होंने कुछ नहीं है। उसने, आप देखिए हाउस होल्ड के अलावा उसने अदर पर्सनल लिख के कवर कर दिया। तो देखने में ये स्पेसिफाइड 12-14 है लेकिन टेक्निकली ये सारा कुछ ही है। जो बचा कुचा बचेगा ना वो सारा इस वाले में चला जाएगा। पहली बात तो ये। इसके अलावा अगर कोई शेयरिंग होती है आपकी, अब अगर आप नोट करें तो इसमें कंट्रीब्यूशन बाय फैमिली मेंबर है, ठीक है, ये 25 मिलियन हुआ। अब गौर से देखिएगा, इसके हिस्से में जो आएगा वो ये बचेगा। इसका 11,06,000 है। टोटल के अंदर ये टोटल जो दिया गया है वो 25 असल में होना ये चाहिए था कि इनको ये सारे जो खर्चे हैं 5, 2, 10, एक रफली है ना 7, 8, ये टोटल इतना बन नहीं रहा, ठीक है, ये टोटल इतना बन नहीं रहा, ठीक है। ये इन्होंने पता क्या किया, हर एक का अलग अलग कर दिया, दूसरों का अलग कर दिया और इसका अलग कर दिया। होता यह है कि आप क्या करते हैं, आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, आपने टोटल पहले एक दफा कर देना कि जी टोटल हमारा 1 करोड़ हुआ, फर्ज कर दो 1 करोड़ के अंदर जितना आपके दूसरे मेंबर का कंट्रीब्यूशन होगा, फर्ज करें आप कहते हैं जी 20 लाख मेरे वालिद साहब का है या भाई का है, तो 20 लाख आप नीचे लिखेंगे, ऑटोमेटिक वो 80 लाख ऊपर ले जाएगा आपका। तो टोटल पूरा हो गया, 80 आपके हिस्से का आया और 20 उसके हिस्से का आया जो आपका भाई वालिद या दूसरा आपके साथ है। तो ये बेसिकली पर्सनल एक्सपेंसेस का पर्पज ये होता है। लेकिन लोग इनकम हाइड कर लेते हैं ना, उन्होंने खर्चे पकड़ लिए कि भाई तुम अगर 40 लाख का तुमने खर्चा किया तो पैसा तो आया ना तुम्हारे पास, किधर से आया? अब मनी टेल बताओ। आप डीएचए में रहते हैं, एक बात है, आपके घर के खर्चे 50 लाख के हैं, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि जनाब इसको 2 लाख कर दो। कैसे कर दे भाई? वो सपोर्टिंग के साथ ले गए आपसे। और अगर इसको आपने अंडरस्टेटमेंट करने की कोशिश की, फर्ज करें मैंने 50 को कर दिया 5 लाख रुपए, तो बाकी का 45 अगर पकड़ा गया तो वो मेरी इनकम बना के उसको टैक्स लगा देंगे, और जितना टैक्स मैंने बचाया होगा उतनी पेनल्टी भी लगेगी साथ। तो ये एक अजीब बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा उस बंदे के लिए। सो उन्होंने इनकम को अलग रखा हुआ है और खर्चों को अलग रखा हुआ है। अब आपका ये तो था एक्चुअल बेस पे सारा होना चाहिए। देखिए इसमें सिर्फ हाउस होल्ड आखिरी वाला ऐसा है, अब हर चीज की रसीद नहीं हो सकती, ये उनको भी पता है, लेकिन जहां है वो तो आप देंगे ना, फिर तो वो आपकी बात सुन लेंगे। लेकिन अगर आप कहते जी बिजली का बिल है ही नहीं, ये कैसे हो सकता है भाई? एजुकेशनल की पेमेंट कर रहे हैं तो कैसे नहीं है रसीद आपके पास? आपने फॉरेन ट्रेवलिंग की है तो टिकट क्यों नहीं है आपके पास? वो किधर के खर्चे हैं आपके? अब आप सवाल करना चाहते हैं, ये एक ओवरऑल व्यू था पर्सनल एक्सपेंसेस को, फिर आगे इंपैक्ट क्या वो मैं बाद में आपसे करूंगा, वो इधर से आपको पकड़ेंगे। हाँ जी, अब आपका कोई सवाल हो लास्ट 2 मिनट्स। सर जो डोनेशंस का मैं कह रहा था, यहाँ पे जो डोनेशन हम डिक्लेयर करते हैं, ये जो हम रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस को देते हैं वही आएगी? नहीं, जरूरी नहीं है। आप अपने किसी दोस्त को, फकीर को, किसी को डोनेशन नहीं, डोनेशन आपकी जेब से तो चला गया ना, अब वो आगे अप्रूव्ड है कि नहीं है, आपकी जेब तो खाली हो गई, तो उसी से नहीं आउट होना है इसने, ये दोनों को शामिल करेगा। आपको
डोनेशन का टैक्स क्रेडिट मिलना है कि नहीं मिलना वो बात की बात है। आपकी जेब से पैसा चला गया, आपने शौकत खानम को 1 करोड़ दिया, 10 लाख आपने फकीर को पकड़ा दिया राह चलते आदमी को, तो बात हो रही है। क्योंकि खर्चा आपको बिजनेस एक्सपेंस वो मिलना नहीं, तो आपकी जेब से जाएगा तो आप झूठ क्यों बोलेंगे, आप अपने पैसा कम करेंगे ना। तो वो समझ आती है कि बंदा झूठ नहीं बोल सकता। अगर उसने डोनेशन दी और उसका कोई बेनिफिट उसने लेना भी नहीं है, तो फिर वो अपने कैश क्यों कम करेगा भाई। इट सीम्स इलॉजिकल। यार बंदा अपना बेड़ा अगर खुद कर ले, क्यों करेगा भाई वो, वही पैसे वो जहां लगाने वहां लगाएगा। तो जो हुआ है उसी को ही आप प्रेजेंट करेंगे तो आसानी होगी जी। और कोई सवाल आप पूछ रहे थे, कोई सवाल बीच में टोक दिया आपको, ताकि मेरी एक दफा चीज आप तक पहुंच जाए, फिर आपने कोई सवाल करना है तो कर ले, दोबारा देख ले। सिर्फ लिस्ट है पूरी, और तो कुछ नहीं है। ये आपकी जितने खर्चे आपके ये पर्सनल है, जेब में रखना है, ये बिजनेस के नहीं है। बिजनेस वाले बिजनेस इनकम के अगेंस्ट माइनस हो रहे हैं। टैक्सेस का नाम पूछ रहा था। कौन से टैक्सेस? ये जो इधर है रेट्स, टैक्सेस, चार्जेस। तो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी टैक्स दिया है, अपनी प्रॉपर्टी पे कोई आप पे कर रहे हैं, या कोई चार्ज पे मेट्रोपॉलिटन का या किसी और का पे किया आपने, जैसे सोसाइटीज वाले पैसे ले लेते हैं। इनकम टैक्स यही है। इनकम टैक्स बेसिकली ना दो चीजें। पहली बात तो ये है कि इनकम टैक्स जनरली एक्सपेंस नहीं होता, वो तो गवर्नमेंट लेवी है बेसिकली, आपके लिए बन जाएगा एक्सपेंस। अगर आप पर्सनल करना चाहते हैं तो टैक्सेस के अंदर वो अमाउंट इधर कवर हो सकती है, मसला कोई नहीं है। अगर बिजनेस का होगा तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, और अगर इधर किया होगा तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। बिजनेस में भी अगर हम कैपिटल से माइनस करेंगे तो कोई तो चीज दिखाएंगे ना। कोई तो चीज मतलब कैपिटल में से माइनस करने के लिए एक ट्रांजैक्शन तो दिखाएंगे ना। हाँ तो जहरी बात है, पैसा तो गया है ना भाई। जब आपने पैसा दिया है, नहीं, दो चीजें होती है ना, एक लायबिलिटी होती है, एक पेमेंट होती है। लायबिलिटी तो अकाउंट फॉर करनी पड़ेगी ना आपको, क्योंकि स्टेट ने पैसा लेना वो आपसे, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स है या इनकम टैक्स है, वो तो आप आउटफ्लो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपने जो बिजनेस वाला है वो बिजनेस में, जो पर्सनल वाले हैं वो इधर है, पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल टैक्सेस आप डाल सकते हैं इसके अंदर। अगर बिजनेस के ऊपर इनकम टैक्स बनता है, हाँ, वो इधर नहीं आएगा, ये पर्सनल है, वो उधर जाएगा बिजनेस में, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है वो। नहीं, प्रॉफिट इनकम टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नहीं, रिटर्न के अंदर, रिटर्न के अंदर बिल्कुल काउंटिंग प्रॉफिट डिक्लेयर्ड होता है उसी तरह जैसे आप अकाउंटिंग में बनाते हैं, फिर उसको टैक्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे ही तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के और आफ्टर टैक्स की तो उधर नहीं ना, किधर नहीं है रिटर्न में मिली नहीं। एक्चुअली, ये प्रॉफिट देता है बिफोर टैक्स, वही मैं कह रहा क्योंकि इनकम टैक्स लॉ आपको टैक्स एज एक्सपेंस लॉ नहीं हूं, करता। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं। लेकिन आप अकाउंटिंग में कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम अकाउंटिंग में नहीं। कर सकते, मैं रिटर्न में पूछना चाह रहा हूं। तो रिटर्न में तो टैक्सेबल इनकम पे टैक्स देना है तुमने, जी। काउंटिंग वाले पे नहीं देना आपने, जी। लेकिन डिक्लेयर करना पूरा आपने। आपके ऑडिटेड अकाउंट्स या अनऑडिटेड अकाउंट्स साथ अटैच होते हैं और फीड भी होते हैं उसके अंदर। आपको ठहरो एक चीज दिखा देता हूँ, ये देखो, अकाउंटिंग प्रॉफिट ओब्लिक लॉस, ठीक है, ये उसने एडमिसिबल या इन, वो तो खैर टैक्स में कन्वर्ट करने के लिए है ना। ये जो प्रॉफिट लेके जाता है आपकी बैलेंस शीट के अंदर, वो टैक्स आ गया होगा, यहाँ पे उसकी जिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसने आपको प्रॉफिट अकाउंटिंग का पकड़ के ना उसको टैक्स वाले में कन्वर्ट करना है, ऐसे ही। उस पर आपको टैक्स लगेगा। ठीक है। तो वो टैक्स जो बनेगा, हाँ। हमने पे किया है, हाँ, तो उसका कैश हमने कम करना है। वो किस यानी पर्सनल में से करें, नहीं बिजनेस में से होगा, पर्सनल में से नहीं। बिजनेस में खाना बता देंगे। बिजनेस में आपने अकाउंटिंग के अंदर किया होगा, रिटर्न का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, लेकिन अगर हम अकाउंटिंग में से जब हम कम कर देंगे तो फिर तो वो लायबिलिटी और कम हो जाएगी। जब आपने इधर प्रॉफिट लेके आना ना, वो बिफोर टैक्स वाला होता है, आफ्टर वाला नहीं होता। रिटर्न एक सेपरेट डॉक्यूमेंट है अदर देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो मैं वही कह रहा हूँ, जब हम बिफोर टैक्स हम प्रॉफिट ला रहे हैं इधर, फिर हम उसका टैक्स का हम बिजनेस में कैसे दोबारा ला सकते हैं? तो बैलेंस शीट कैसे बनाई थी आपने? वो जो अकाउंट्स बनाए थे वहां पे टैक्स की पेमेंट आपने अकाउंट फॉर नहीं की थी ना, तो डबल एंट्री पूरी हो गई उधर, वो चला गया पैसा आपका। यहाँ जब आप जाएंगे तो उसी फॉर्मेट में से जो चीजें नेसेसरी हैं, जो रिक्वायर्ड है, वो इधर आएंगी। यहाँ पे प्रॉफिट आता है बिफोर टैक्स वाला,
उसमें फिर कुछ एडजस्टमेंट करके तो टैक्सेबल इनकम निकाली जाती है, उस पे टैक्स लगाया जाता है। इसका आपके आउटफ्लो कैश का वो अपनी जगह पे है, वो क्रेडिट आपको बाद में मिल जाएगा। अगर फर्ज करें आपने 2 लाख पहले टैक्स दिया हुआ है बिजली के बिलों में, गाड़ियों में, मोबाइल पे, प्रॉपर्टी खरीदने पे, तो उसका क्रेडिट आपको बाद में मिल जाएगा। लेकिन उसको अकाउंट्स को अलग रहने दो और रिटर्न को अलग रहने दो, ये दोनों अलग अलग डॉक्यूमेंट है। वहां टैक्स निकल गया हुआ है, यहां टैक्स आपने एज ए एक्सपेंस नहीं क्लेम करना, वो आपको देगा नहीं। यानी आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट को वो कन्वर्ट करेंगे टैक्स के प्रॉफिट या लॉस में। टैक्स के अपने प्रिंसिपल है ना, वो अकाउंटिंग डिडक्शन नहीं मानते, वो टैक्स वाली निकालते हैं। वो जो क्रॉस चेक में पेमेंट नहीं होती उसको नहीं मानते, वो डिसअलाउ कर देते हैं। तो आपका अकाउंटिंग का प्रॉफिट या लॉस कुछ और होगा और टैक्स का जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो कुछ और होगा। हाँ जी, जो रिटर्न के थ्रू उन्होंने आपसे लेना है और उस पे वो आपसे सवाल करेंगे भाई इसका टैक्स दो मुझे। आपका कोई और सवाल है? हाँ जी, इसको कल एक हाँ जी, अब बस अब आज का क्लोज हो गया। आज आखिरी कोई और चीज पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लें। मैंने कहा इसको थोड़ा सा कल एक दफा वो करेंगे, हम करेंगे। ये सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं। हर टैब में जाके आपने उस टैब के जो बेसिक प्रिंसिपल्स और पीछे लॉ है उसको आपने समझना है, तभी वो आगे जा सकता है। हाँ जी, क्लोज करें। और ये हाँ ठीक है, नहीं ठीक है, यही असल तो यही है। जी जी आपने आना इसके ऊपर ही घूम फिर के। ठीक है जी, क्लोज करें, चले। मैं उधर से भी बात कर देता हूँ।